हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि दिया अकाउंट्स के साथ साथ साइड बाय साइड बीएसटी भी कर लेते, तो आज से हम बीएसटी स्टार्ट करेंगे। आपको वन शॉट लेक्चर्स डेली बेसिस में मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग तक ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियोस अपलोडेड है। आपने नहीं देखे तो मैं आई बटन में पिन कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है, यू कैन गो एंड जस्ट वॉच द एंटायर चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 लेक्चर्स फ्रॉम देयर। चैप्टर 6 से आज हम स्टार्ट करेंगे स्टाफिंग से, एंड देन हम वन शॉट में ही सारे चैप्टर्स कंप्लीट करते रहेंगे और तुम बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर हो जाओगे। गाइज प्लीज अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट नाउ, हिट द बेल आइकन कि तुम्हें सारी अपडेट्स मिलते रहे, बिकॉज स्टार्टिंग 1 फरवरी से ही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, केस स्टडीज, अकाउंट्स के, बीएसटी के, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, सभी चीज एज पर बोर्ड चैनल पे आती रहेंगी। सो आई डोंट वांट कि तुम कुछ भी मिस करो और तुम्हारे मार्क्स कटे, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद स्टाफिंग। अब स्टाफिंग बेसिकली क्या होता है? स्टाफिंग का मतलब होता है कि तुम अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने बिजनेस में लोगों को स्टाफ कर रहे हो, मतलब लोगों को अपॉइंट कर रहे हो, उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, उसे हम स्टाफिंग बोलते हैं। अगर इन शॉर्ट तुम स्टाफिंग समझो तो प्लेसिंग राइट पीपल एट राइट जॉब इज कॉल्ड एज स्टाफिंग, ठीक है। देखो, स्टाफिंग इज द मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। स्टाफिंग का मतलब होता है, स्टाफिंग एक मैनेजरियल फंक्शन है, तो मैं तुम्हें कीवर्ड के साथ साथ समझाते चलूंगी। स्टाफिंग एक मैनेजरियल फंक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, फिल एंड कीप फिल्ड द पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बहुत से पोजीशंस होते हैं, ठीक है। एचआर का, फाइनेंस का, बहुत से वर्कर्स होते हैं, जैसे कि तुम्हारे स्कूल में प्रिंसिपल्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, इंचार्जेस होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग पोजीशन होता है। तो स्टाफिंग का मतलब क्या होता है कि सही जगह सही इंसान को काम में लगाओ, ठीक है। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज स्टाफिंग। स्टाफिंग इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द राइट पर्सन। देखो डेफिनेशन में क्या लिखोगे, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन एंड डूइंग द राइट जॉब एट राइट टाइम। स्टाफिंग का मतलब होता है फाइंडिंग द राइट पर्सन, एक सही पर्सन को ढूंढो फॉर द राइट जॉब, सही जॉब के लिए, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, जिसके पास सही क्वालिफिकेशन हो, डूइंग द राइट जॉब एट राइट टाइम। सो व्हाट इज स्टाफिंग? फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट राइट टाइम। कितना सिंपल, ठीक है, मेरे साथ ही याद हो जाएगा। सो स्टाफिंग में क्या होता है, इन शॉर्ट, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे प्रिंसिपल के पास प्रिंसिपल की डिग्री है, तो क्या मैं उनसे हिस्ट्री पढ़वाऊंगी? नहीं, ठीक है। क्या मैं हिस्ट्री टीचर से मैथ्स पढ़वाऊंगी? नहीं। सो जो इंसान के पास सही क्वालिफिकेशन है, सही डिग्री है, उनको उनके अकॉर्डिंग उनका जॉब दे दो, इसको स्टाफिंग बोलते हैं, ठीक है। In a new enterprise, the staffing function follows the planning and organizing functions, whereas in an existing enterprise, staffing is a continuous process. किसी भी न्यू एंटरप्राइज में, एक न्यू एंटरप्राइज में स्टाफिंग फंक्शन फॉलो करता है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग को, ठीक है। स्टाफिंग फंक्शन फॉलो करेगा, पहले प्लानिंग आएगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग आएगा, फिर स्टाफिंग आएगा, ठीक है। Whereas in an existing enterprise, एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज में स्टाफिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। तो ये तुमसे एमसीक्यू पे पूछता है, ये एमसीक्यू पे पूछता है कि क्या स्टाफिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो बच्चे नो लिखकर आ जाते हैं। भाई स्टाफिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे कि तुम्हारा स्कूल है, वो रेगुलर बिजनेस है, ठीक है, वो पिछले 10 साल से चल रहा है, तो तुम देखना कभी भी टीचर्स अपॉइंट हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि जो 10 साल पहले टीचर थे वही अभी भी टीचर है, नो। सो स्टाफिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग हमेशा चलते रहता है, वहीं एक न्यू एंटरप्राइज में पहले प्लानिंग आएगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग आएगा, फिर स्टाफिंग आएगा, ओके। चलो, Needs and benefits, advantages of staffing, ठीक है। Efficient staff can help to attain the number one position in the market and inefficient staff bring you down in the market। देखो, जो तुम्हारे efficient staff होते हैं ना, वो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, और जो inefficient staff होते हैं वो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन की सारी गुडविल खत्म कर देते हैं। तुम्हारा मतलब बिजनेस यहां था तो यहां आ जाएगा, ठीक है। चलो, अब उनके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कंपीटेंट पर्सनल। अ स्टाफिंग फंक्शन इज नीडेड टू फिल द जॉब पोजीशन। सबसे पहले स्टाफिंग क्या करता है, एक जॉब पोजीशन को फिल करता है। देयर विल बी नो यूज ऑफ जॉब पोजीशन अनलेस एंड अंटिल दीज आर ऑक्यूपाइड बाय एम्प्लॉइज एंड इट इज थ्रू स्टाफिंग फंक्शन ओनली दैट एम्प्लॉइज आर अपॉइंटेड टू फिल द वेकेंट जॉब। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक वेकेंट जॉब है, जैसे कि हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन में एचआर चला गया, तो अब स्टाफिंग के थ्रू एचआर आएगा। अगर स्टाफिंग हो गई नहीं तो वो जॉब पोजीशन वेकेंट ही रह जाएगी, वहां कोई आएगा नहीं, और जो एचआर काम करता था वो काम भी फालतू जाएगा, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल खराब होगी, ठीक है।
प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब, तो नीड्स बेनिफिट्स और एडवांटेजेस में क्या क्या लिखोगे? सबसे पहला फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कंपिटेंट पर्सन, दूसरा प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब, स्टाफिंग इंश्योर्स हायर परफॉर्मेंस बाय प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब थ्रू प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। अब देखो स्टाफिंग ये इंश्योर करता है अगर स्टाफिंग प्रोसेस के थ्रू हम सही इंसान को सही जगह पे लगाएंगे तो हमारा सारा काम अच्छा होगा, क्योंकि हमने उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसे काम दिया। अब अगर हम हिस्ट्री टीचर को मैथ्स पढ़ाने में लगा देंगे तो क्या वो पढ़ा पाएगा? नहीं, बट हम मैथ्स वाले टीचर को मैथ्स पढ़ाने में लगाएंगे तो सारे बच्चे टॉप करेंगे। सो स्टाफिंग से सही इंसान सही जगह पे जाता है और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करता है, ठीक है। एम्प्लॉयज आर गिवन अ प्लेस अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया। ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज, अब देखो एंटरप्राइज का ग्रोथ कैसे होता है? बाय अपॉइंटिंग एफिशिएंट स्टाफ, स्टाफिंग इंश्योर्स द कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। एक बिजनेस या एक ऑर्गेनाइजेशन तभी चलता है जब तुम उसमें सही इंसान लाते हो। अगर तुम्हारा इंसान ही गलत तो क्या तुम्हारा बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा। तुमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स पर्सन को रखा ही नहीं तो क्या तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स आएगी? नहीं आएगी। तो स्टाफिंग में अगर स्टाफिंग प्रोसेस के थ्रू तुमने बहुत अच्छे स्टाफ अपॉइंट किया तो तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करेगा, ठीक है। एंड ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज विद द एफर्ट्स ऑफ इट्स एम्प्लॉय ओनली, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय की वजह से चलता है। आज जोमेटो और स्विगी के जितने भी एम्प्लॉयज है जो उनका पार्सल्स डिलीवर करते हैं, जो उनके बैक एंड में सारा कस्टमर सपोर्ट सर्विस देखते हैं, उनके वजह से बिजनेस ज्यादा चल रहा है। इस वजह से नहीं कि दीपेंद्र गोयल की क्या स्ट्रैटेजी है, वो तो एक पार्ट है कि दीपेंद्र गोयल क्या सोच रहे हैं, बट जो उनके पूरा टीम एम्प्लॉय जितने भी जोमेटो वर्कर्स है जो रात रात तक 10 मिनट में डिलीवरी देते हैं, उनके वजह से आज जोमेटो फ्लरिश कर रहा है, ठीक है। सो एक एम्प्लॉय की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। एक और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इसका मतलब ये है कि अगर हम स्टाफिंग करके सही इंसान को सही जगह पे लगाएंगे तो हमारा काम बहुत अच्छे से होगा और हम रिसोर्सेज को भी मिनिमम यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि अब एक सही इंसान अपना काम, सही इंसान को हमने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सही काम पे लगाया तो वो सही काम में यही देखेगा कि हमें मैक्सिमम आउटपुट आए विद मिनिमम रिसोर्स। वहीं अगर आप एक गलत इंसान को एक काम पे लगा देंगे तो वो बोलेगा भाई काम कैसे हो जाए, रिसोर्सेज कितना भी जाए। तो स्टाफिंग अगर सही हो तो मिनिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है थ्रू मैन पावर प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस। मैन पावर प्लानिंग और जॉब एनालिसिस ये दो वर्ड्स बहुत ज्यादा जरूरी है, सो काइंडली आप इन्हें अंडरलाइन कर ले अगर आपके बुक में है तो। वी कैन फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड द टाइप ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये मैन पावर प्लानिंग और जॉब एनालिसिस क्या होता है ये तुम आगे पढ़ोगे, ठीक है। स्टाफिंग की वजह से ना हमें पता चलता है कि कौन से जॉब के लिए कितने आदमी चाहिए, ठीक है, उस आदमी का क्वालिफिकेशन क्या है, किससे हमें किस काम पे लगाना चाहिए, तो इससे हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। सो देयर आर नो चांसेस ऑफ ओवर मैनिंग इन शॉर्टेज और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल। और इसी की वजह से ना हमें बहुत ज्यादा इंप्लॉयज लेने की जरूरत है, ना बहुत कम और ना शॉर्टेज होगा। अभी तुम पढ़ोगे व्हाट इज मैन पावर प्लानिंग, वर्कफोर्स एनालिसिस, वर्कलोड एनालिसिस, तो तुम बेहतर समझ पाओगे, ठीक है। helps in competing, two organization can easily acquire same time of physical and financial resources। देखो दो ऑर्गेनाइजेशन फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज सेम तो ले सकते हैं, जोमेटो और स्विगी का काम सेम है, ठीक है, बट दोनों के एम्प्लॉयज अलग है एंड दिस कैन बी डिफरेंशिएटेड विद द हेल्प ऑफ स्टाफिंग। जोमेटो ने अपना स्टाफिंग स्ट्रेटेजीज यूज करके कुछ एम्प्लॉयज अपॉइंट किए, स्विगी ने अपना किया, तो दोनों बिजनेस मॉडल भले सेम है लेकिन वो अलग हो जाते हैं स्टाफिंग के केस में, क्योंकि आपका ऑर्गेनाइजेशन आपके एम्प्लॉय से चलता है। बट व्हाट हेल्प्स वन ऑर्गेनाइजेशन टू विन ओवर द अदर इज एफिशिएंट स्टाफ। ये मैंने तुम्हें एग्जांपल के थ्रू समझा दिया। द ऑर्गेनाइजेशन विद एफिशिएंट स्टाफ कैन इजीली विन ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में एक एफिशिएंट स्टाफ होता है वो अपने कॉम्पिटिटर से इजीली विन कर सकते हैं। इंप्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज, ठीक है। अब देखो स्टाफिंग की वजह से जब हम एक सही इंसान को सही जॉब देते हैं जिनका जो क्वालिफिकेशन, ठीक है, अब जैसे कि तुम जोमेटो का एग्जांपल लो, जो हमारे वर्कर्स होते हैं वो उतने अच्छे क्वालिफिकेशन वाले नहीं होते हैं, ठीक है, तो हम उन्हें डिलीवरी वाला काम दे देते हैं। वही जिनका क्वालिफिकेशन अच्छा है हम उन्हें एचआर पे डाल रहे हैं, सेल्स में डाल रहे हैं, फाइनेंस में डाल रहे हैं, तो इससे क्या होता है उनका मोरल बूस्ट होता है, उन्हें जॉब सेटिस्फैक्शन लगता है क्योंकि उन्हें अपने कंपीटेंसी के हिसाब से काम मिल रहा है जितने वो केपेबल है। स्टाफिंग फंक्शन डज नॉट एंड ओनली विद द अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, इट इंक्लूड्स ट्रेनिंग होता है, प्रमोशन होता है, कॉम्पेंसेशन होता है। सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ खत्म नहीं होता है, तुम्हें ट्रेनिंग दी जाती है, कॉम्पेंसेशन मतलब सैलरी प्रोवाइड की जाती है, बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रमोशन अपने हायर लेवल की जॉब पोजीशन में, जैसे कि तुमने स्टार्ट किया यहाँ से, फिर तुम यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए, तो तुम्हारा प्रमोशन होता है, ठीक है। ऑल दीज एक्टिविटीज हेल्प इन मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज एंड बूस्टिंग देयर मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज, ठीक है। ये सबसे क्या क्या होता है, एम्प्लॉयज का मोरल
बूस्ट हो जाता है, ठीक है। दैट्स ऑल, ये थे तुम्हारे कुछ कुछ इंपॉर्टेंस। अब हम लोग देखेंगे स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरएम। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस समझने के लिए समझ लो, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट एम्प्लॉय, ट्रेनिंग, डेवलपिंग, कॉम्पेंसेशन एंड रिवॉर्ड ऑफ द एम्प्लॉयज, ठीक है। द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो तुम्हारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है ना, जहां पे स्टाफिंग के अंदर तुम्हारा आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स, देखो ह्यूमन रिसोर्स जो तुम्हारा है ना, इसके अंडर आता है स्टाफिंग, याद रखना, ठीक है। और ह्यूमन रिसोर्स में क्या क्या होता है, डिटरमाइन करते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, रिक्रूटिंग एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट एम्प्लॉय, रिक्रूट करते हैं और सेलेक्ट करते हैं बेस्ट एम्प्लॉय को, ट्रेनिंग, डेवलपिंग, कॉम्पेंसेटिंग एंड रिवॉर्डिंग द एम्प्लॉयज, ट्रेन करते हैं, उनको डेवलप करते हैं, उनको कॉम्पेंसेट करते हैं और उनको प्रमोट भी करते हैं, ठीक है। Managing a human component of an organization is the most important task because the performance of an organization depends upon how well is the function is performed. देखो, जो human component है, human component मतलब एक organization अच्छा तभी चलता है जब उसके अंदर के जो आदमी है, एम्प्लॉइज है, वो अच्छे से काम करे, और ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। As organization grow and the number of personal employees increases, the separate department called the human resource department is formed, which has specialist in managing people. अब देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो रहा है, पहले तुम्हारे स्कूल में 100 बच्चे थे, अब 10,000 बच्चे हैं, 1 लाख बच्चे हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो रहा है तो जितना लोग को एम्प्लॉय करना है वो भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक अलग से तुम्हारा मैनेजमेंट बनता है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट फॉर मैनेजिंग द पीपल, ठीक है। स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और स्टाफिंग एक पार्ट है किसका, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ये बात पता होना चाहिए तुम्हें कि स्टाफिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है। प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, अब स्टाफिंग का ये 4 प्रोसेस है। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, कितने आदमी कितने काम के लिए लगेंगे, जिसके अंदर तुम्हारा आता है 3 चीज, इसके अंदर तुम्हारा 3 चीज आता है, क्या का, मैन पावर प्लानिंग, वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस। ये 3 चीज तुम्हारा आता है, ये मैन पावर प्लानिंग, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट के अंदर, ट्रेनिंग एंड फिर आता है तुम्हारा रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, एंड देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये तुम्हारे कुछ कुछ चीजें आते हैं। तुम्हारे बुक में ना तुम्हें प्रमोशन एंड कॉम्पेंसेशन भी दिया होगा, ठीक है, बट तुम्हारे मेन ये 5 चीजें होते हैं, ठीक है। चलो देखो, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, सबसे पहला तुम्हारा क्या आता है, फॉर एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट कंपनी विल टेक द फॉलोइंग 3 स्टेप्स, ठीक है। सबसे पहले देखो, वर्कलोड एनालिसिस होता है, वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस एंड कंपैरिजन। मैंने तुम्हें एक मैन पावर प्लानिंग भी बता दिया था। मैन पावर प्लानिंग बेसिकली क्या होता है ना, देखो, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स मींस नोइंग हाउ मेनी पर्सन्स, ठीक है, कितने पर्सन्स होने चाहिए, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन्स होने चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब एक जॉब के लिए हमें कितने इंसान चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, स्किल क्या है, वो क्या काम करने में अच्छे होते हैं, उसे मैन पावर प्लानिंग बोलते हैं। और उसके अंदर तुम्हारे ये 3 चीज आते हैं। आई हैव नॉट एडेड कंपैरिजन, मैंने तुम्हें बताया कि 3 मेजर चीज तुम्हें क्या होनी पड़ती है, दैट इज वर्कलोड, वर्कफोर्स और एक मैन पावर प्लानिंग में तुम डेफिनेशन लिख सकते हो कि व्हाट इज बेसिकली इट इज मैन पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है। वर्कलोड एनालिसिस, दिस स्टेप डिटरमाइंस द रिक्वायर्ड नंबर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ये वाला जो स्टेप है वो ये डिटरमाइन करता है कि नंबर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नीडेड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। वर्कलोड एनालिसिस ये होता है ना, जो कि ये डिसाइड करता है कि कितना नंबर और कितना टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, मतलब कि कितना नंबर का एम्प्लॉय चाहिए और कौन से काम के लिए किस टाइप का एम्प्लॉय चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। और वर्कफोर्स एनालिसिस क्या बोलता है, दिस स्टेप एनालाइज द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स टू आइडेंटिफाई ओवरस्टाफ्ड एंड अंडरस्टाफ्ड पोजीशन। और वर्कफोर्स एनालिसिस ये देखता है कि पहले से हमारे पास कितने स्टाफ्स है, ताकि हम जब एक्स्ट्रा लोगों को एम्प्लॉय करें तो ना ही ओवर स्टाफिंग हो जाए, और अगर हम सारे स्टाफ को हटा रहे हैं तो कहीं अंडर स्टाफिंग ना हो जाए। तो वर्कलोड ये देखेगा क्या काम के लिए कितने एम्प्लॉय चाहिए, उनका स्किल क्या है, ठीक है। और वर्कफोर्स ये देखेगा कि कहीं अंडर स्टाफिंग और ओवर स्टाफिंग ना हो रहा है, ठीक है। कंपैरिजन, अब देखो कंपैरिजन में क्या बोलता है, सिचुएशन ऑफ ओवर स्टाफिंग समवेयर वुड नेसेसिटेट एम्प्लॉय रिमूवल और ट्रांसफर समवेयर एल्स, अदरवाइज देयर वुड बी मोर प्ले लेस वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ सी, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का लाइन है।
कंपैरिजन क्या होता है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में ओवर स्टाफिंग दिख रहा है, अब ओवर स्टाफिंग दिख रहा है मतलब काम कम है आदमी ज्यादा है, तो तुम्हें क्या करना है, या तो लोगों को हटाओ या तो दूसरे जगह ट्रांसफर करो, नहीं तो क्या हो जाएगा, देयर वुड बी मोर प्ले लेस वर्क, आदमी का इधर उधर प्रमोशन ज्यादा हो जाएगा, काम कम हो जाएगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अ सिचुएशन ऑफ अंडर स्टाफिंग, अंडर स्टाफिंग में क्या होगा, अंडर स्टाफिंग में काम बहुत ज्यादा है, लोग कम है, ठीक है, दैट इज अंडर स्टाफिंग। द मैनेजर ट्राइज टू फाइंड आउट द मैन पावर रिक्वायरमेंट, देखो अब मैन पावर रिक्वायरमेंट पता करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि कितने काम के लिए कितना इंसान चाहिए। वर्कलोड एनालिसिस टू वर्कफोर्स एनालिसिस, वो दोनों वर्कलोड और वर्कफोर्स को इक्वेट करके दोनों को समझ के देखता है कि हमें कितने इंप्लॉइज लगेंगे, ठीक है। ये था तुम्हारा पहला वाला स्टाफिंग का प्रोसेस, दैट इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। दूसरा आता है तुम्हारा रिक्रूटमेंट, इज इट विजिबल इन द स्क्रीन? यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा होगा क्योंकि ऊपर लाइट प्लेस्ड है, सामने रखती हो तो बोर्ड में आ जाता है, इसलिए वी हैव टू प्लेस इट ऑन दी अपर साइड, ठीक है। रिक्रूटमेंट, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर अ वेकेंट जॉब पोजीशन। अब देखो बच्चे रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में बहुत कंफ्यूज होते हैं, समझो। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है लोगों को इंड्यूस करना टू अप्लाई फॉर अ वेकेंट जॉब पोजीशन। अब समझो होता क्या है, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, फर्स्ट स्टेप इज रिक्रूटमेंट, ठीक है। रिक्रूटमेंट मतलब लोगों को इंड्यूस करना, लोगों को उकसाना, बहकाना, इतना ज्यादा ही उनके दिमाग में कोई वेकेंट जॉब पोजीशन के बारे में डाल देना कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आकर जॉब के लिए अप्लाई करे, हर जगह पोस्टर्स वगैरह लगा देना कि अरे भाई इस जगह पे ये जॉब खाली है, इस जगह पे ये जॉब खाली, मतलब हम लोगों को इंड्यूस करें कि आप आकर हमारा वेकेंट जॉब पोजीशन भरो, ठीक है, इन द ऑर्गेनाइजेशन। द रिक्वेस्टेड पोजीशन में बी फिल्ड अप फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम आउटसाइड। अब देखो ये जो भी वेकेंट जॉब पोजीशन होता है ना, या तो वो हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भर देंगे, उसको हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बोलते हैं, अगर विद इन है तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, और अगर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है तो ये हमारा एक्सटर्नल होता है, ठीक है, दिस इज योर एक्सटर्नल। तो ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे दो टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट मतलब क्या, लोगों को इंड्यूस करना, लोगों को ऐसा कर देना कि भाई वो हमारा आकर वेकेंट जॉब पोजीशन भरे, ठीक है। सिलेक्शन, after assessing the number and type of employees required, the manager tries that more and more people should apply for the job so that the organization can get more choices. रिक्रूटमेंट में ना बेसिकली क्या होता है ना कि जो हमारा मैनेजर होता है ना वो वेकेंट जॉब पोजीशन के लिए अलग अलग तरीकों से लोगों को इंट्रोड्यूस करता है ताकि उसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस मिले और वो एक बेस्ट इंसान को सेलेक्ट कर पाए। अब तुम्हें यहीं से आइडिया लग गया होगा कि रिक्रूटमेंट क्या है, सिलेक्शन क्या है। रिक्रूटमेंट में हम जितने हो सके उतने आदमी को बुला लेते हैं कि हाँ भाई तुम इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, और फिर जितने आदमी का हमें एप्लीकेशन रिसीव हुआ ये नेक्स्ट प्रोसेस स्टाफ सिलेक्शन में जाता है। सिलेक्शन में हम एक बेस्ट पर्सन को उस पर्टिकुलर जॉब के लिए हायर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक केस समझाती हूँ, एक स्कूल है उसमें हिस्ट्री टीचर का रिक्रूटमेंट खाली है, ठीक है। तो अब हमारा स्कूल क्या करेगा, हर जगह पोस्टर लगा देगा, ईमेल डाल देंगे, न्यूज़पेपर में डलवा देंगे, हर जगह मैगजीन वगैरह सब में, ठीक है, स्कूल के बाहर चिपका देंगे कि वी हैव अ वेकेंट जॉब पोजीशन फॉर हिस्ट्री टीचर, ठीक है। तो अब वो बहुत सारे हिस्ट्री टीचर का एप्लीकेशन ले लेंगे, उनका सारा टेस्ट वगैरह डेमो वेमो करवा लेंगे, ठीक है। एंड आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स फिर वो हिस्ट्री टीचर अंडर सिलेक्शन प्रोसेस जाएंगी, कुछ टीचर्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर वो सिलेक्शन प्रोसेस में जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत कुछ होता है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, मेडिकल टेस्ट, बहुत कुछ। जब वो सिलेक्शन में जाती है तो रिक्रूटमेंट में जितना इंप्लॉय हो पाए वो लोग को ले लो, सिलेक्शन में एक बेस्ट इंप्लॉय को सिलेक्ट करो। आई होप तुम्हें अब रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का डिफरेंट समझ आ गया होगा। देखो इंटरनल रिक्रूटमेंट में क्या क्या होता है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है जिसमें तुम्हारा दो ही चीज आता है, पहला है ट्रांसफर्स, दूसरा है प्रमोशंस। मे बी यूज्ड टू लिमिट एक्सटेंड फॉर फ्रेश टैलेंट एंड अ वाइडर चॉइस। और एक्सटर्नल सोर्स, देखो एक्सटर्नल सोर्स में क्या क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेशन, इंटरनेट एक्सेट्रा। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट तुम्हारा है सिलेक्शन। देखो नेक्स्ट क्या है, सिलेक्शन। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट टू फिल द वेकेंट जॉब पोजीशन। देखो यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और चूज करते हैं बेस्ट कैंडिडेट टू फिल द वेकेंट जॉब पोजीशन।
रिक्रूटमेंट में सबको बुला लो, सिलेक्शन में सेलेक्ट करो बेस्ट कैंडिडेट को उस फाइनल बेस्ट जॉब पोजीशन के लिए। द सिलेक्शन इज डन थ्रू अ प्रोसेस। अब सिलेक्शन का भी एक प्रोसेस होता है। पूरे इस चैप्टर में तुम्हें 2 प्रोसेस पढ़ने हैं। पहला तो स्टाफिंग का प्रोसेस जो तुम अभी पढ़ रहे हो, मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये सारा चीज स्टाफिंग है। फिर तुम्हें एक पढ़ना होता है सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन में क्या क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद इन सिलेक्शन द नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इज लेस देन द नंबर ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट्स व्हिच इज व्हाई द सिलेक्शन इज आल्सो कॉल्ड अ नेगेटिव प्रोसेस। देखो सिलेक्शन प्रोसेस में ना जो तुम्हारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, वही रिजेक्टेड कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए हम इसे एक नेगेटिव प्रोसेस बोलते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिलेक्शन आर टू सेलेक्ट द बेस्ट अमंग द अवेलेबल, एक बेस्ट इंसान को सिलेक्ट करो टू मेक सिलेक्टेड कैंडिडेट रियलाइज दैट हाउ सीरियसली थिंग्स आर डन इन द ऑर्गेनाइजेशन, और सिलेक्टेड कैंडिडेट को ये फील करवाओ बाकी लोगों को रिजेक्ट करके कि कितनी सीरियसली एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। चौथा, स्टाफिंग का चौथा प्रोसेस क्या है? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। पहला क्या था? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, दूसरा रिक्रूटमेंट, तीसरा सिलेक्शन, चौथा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब देखो जब तुम एक बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लोगे, placement refers to occupying the position or post by the candidate for which he or she has been selected। एक बेस्ट कैंडिडेट सिलेक्शन में सिलेक्ट हुआ, अब हम उसे बोलेंगे कि ये जो हमारा फाइनली वेकेंट जॉब पोजीशन था हिस्ट्री टीचर का, तुम आके इसे फिल कर दो, ठीक है। आफ्टर सिलेक्शन द एम्प्लॉय इज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर एंड इज आस्क्ड टू ऑक्यूपाई द वेकेंट पोजीशन, और सिलेक्शन के बाद हम उसे एक अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं और उसे बोलते हैं कि आकर इस वेकेंट जॉब पोजीशन को फिल कर दो। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब तुम्हें पुराने वाले एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से मिलाया जुलाया जाता है। जैसे कि तुम अगर स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेते हो ना, तो तुम्हारे को फर्स्ट डे ओरिएंटेशन सेरेमनी रखी जाती है उस स्कूल उस कॉलेज के बारे में सारी डिटेल्स बताने के लिए। ओरिएंटेशन इज इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉय टू अदर एम्प्लॉयज एंड फैमिलियराइजिंग हिम और हर विद द रूल्स एंड द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसे सारी चीज बताया जाता है, रूल्स रेगुलेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का काम कैसे करना है, कौन आपका सीनियर कौन आपका जूनियर, तो ये सारा चीज ओरिएंटेशन में होता है, ठीक है। This process of familiarizing is called orientation. It's very crucial and may have lasting impact on his decision to stay and quit his job। और ये ओरिएंटेशन में एक एम्प्लॉय ये सोचता है या एक स्टूडेंट ये सोचता है कि क्या मुझे स्कूल में कंटिन्यू करना चाहिए या क्या मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो ओरिएंटेशन ही एक बहुत क्रूशियल पार्ट होता है। लास्ट आ जाता है तुम्हारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है? टू इंप्रूव द कॉम्पिटेंसी ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के कॉम्पिटेंसी को इंप्रूव करना, मतलब जैसा एम्प्लॉय पहले काम करता है उसको और इंप्रूव करना, एंड मोटिवेट देम इज नेसेसरी टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और वो लोग को मोटिवेटेड फील करवाने के लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है, सो दैट दे कैन रीच द टॉप एंड कीप इंप्रूविंग देयर स्किल्स, ताकि वो लोग टॉप पे पहुंचे और स्किल्स को इंप्रूव करते रहे। ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स। ट्रेनिंग का मतलब होता है न्यू स्किल्स समझना एंड एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज, और उस चीज को सीख कर किसी चीज में अप्लाई करना। इट अटेम्प्ट्स टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस, और ये परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए होता है इन देयर करंट जॉब और प्रिपेयर देम फॉर एनी इंटेंडेड जॉब। देखो ट्रेनिंग लोगों को दी जाती है ताकि वो अपने जॉब के लिए प्रिपेयर हो पाए और इस जॉब से सीखकर नए नए स्किल्स देख करके उनका प्रमोशन हो पाए, ठीक है। डेवलपमेंट रिफर्स टू द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, और डेवलपमेंट का मतलब होता है लर्न करना अपॉर्चुनिटीज डिजाइन टू हेल्प एम्प्लॉयज ग्रो। इट मींस ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल इन ऑल रिस्पेक्ट। और डेवलपमेंट का मतलब है जो इसने और सीख ली उससे ज्यादा भी सीखो ताकि वो सारे एस्पेक्ट्स में डेवलप हो पाए, ग्रो कर पाए, ठीक है। ये होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखो ये तुम्हारे कुछ चीजें आते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशनल एंड करियर प्लानिंग, ठीक है, दैट्स ऑल। इसके बाद तुम्हारा कॉम्पेंसेशन आता है एक, ठीक है। तो तुम्हारा टोटल जो तुम्हारा स्टाफिंग प्रोसेस होता है वो सबसे पहला एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इसके बाद तुम्हारा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन चौथा नंबर होता है, उसके बाद तुम्हारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पांचवा होता है जो हमने अभी पढ़ा, छठा है तुम्हारा परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब देखो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद ना लोगों को बहुत, मतलब जो भी तुम्हारे एम्प्लॉयज में ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम करते हैं उन्हें मन होता है कि उनका काम का इवैल्यूएशन हो, ठीक है। आफ्टर टेकिंग द ट्रेनिंग एंड परफॉर्मिंग द जॉब्स फॉर सम टाइम देयर इज अ नीड दैट एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस मस्ट बी इवैल्यूएटेड। उनका काम इवैल्यूएट किया जाए, जैसे तुम्हारे टीचर जब तुम्हें मार्क्स देते हैं तो वो तुम्हारे परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल मींस इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय अगेंस्ट सम प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, मतलब कि काम को एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग
इवेल्युएट करना, जैसे जब तुम्हारे टीचर 80 मार्क्स का पेपर लेते हो और तुम उसमें 70 लाते हो तो वो ये बताते हैं ना कि हाँ ये बच्चा पढ़ता है, वहीं जो 30 लाता है उसे बोलते हैं ये नहीं पढ़ता है। तो एक स्टैंडर्ड होता है 80 मार्क्स का। सिमिलरली एम्प्लॉय के लिए भी एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है और उसकी बेसिस में उसके काम को इवेल्युएट किया जाता है। उसे ही हम बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल, और अगर वो अच्छा काम करता है तो उसे हम अप्रेज करते हैं। देयरफॉर will include defining the job, appraising performance and providing feedback। अच्छा काम किया तो फीडबैक दे देंगे, कुछ भी फीडबैक, पॉजिटिव नेगेटिव, अगर काम सुधारना है तो नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। अब आता है तुम्हारा प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। प्रमोशन रेफर्स टू बीइंग प्लेस्ड इन अ हायर जॉब पोजीशन। तुम्हारा 7th नंबर पे क्या आता है? प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। प्रमोशन का मतलब क्या होता है? प्लेस्ड एट हायर जॉब पोजीशन। हायर जॉब पोजीशन में प्लेस्ड होने को प्रमोशन बोलते हैं, ठीक है। प्रमोशन रिफर्स टू बीइंग प्लेस्ड एट अ हायर जॉब पोजीशन विद मोर पे, जॉब सैटिस्फैक्शन एंड रिस्पांसिबिलिटी। क्या क्या होता है? हायर जॉब पोजीशन में प्लेस करना होता है, ज्यादा पैसा दिया जाता है और जॉब सैटिस्फैक्शन भी रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहता है। तो प्रमोशन हो रहा है भाई तो ज्यादा पैसा भी, जॉब का सैटिस्फैक्शन भी, ज्यादा तुम्हें काम भी रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होता है, ठीक है। By offering opportunities for career advancement to their members, organizations are not able to attract but also retain their talented people, ठीक है। और क्या होता है कि अगर हम बेसिकली क्या करते हैं, ऑफर करते हैं करियर एडवांसमेंट टू देयर मेंबर्स, मतलब प्रमोशन करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन एबल रहता है अपने टैलेंटेड लोगों के साथ अट्रैक्टेड रहने में, उन्हें प्रमोट करने में, उनके थ्रू और भी काम करवाने में। देखो, ऑल्सो रिटेल देयर टैलेंटेड पीपल, अपने टैलेंटेड पीपल को वो प्रमोट करके आगे करता है, उनसे भी बहुत चीजें सीखता है, ठीक है। क्योंकि देखो एक ऑर्गेनाइजेशन ना हमेशा एम्प्लॉय से बहुत कुछ लर्न करता है, ठीक है। मैनेजर्स मस्ट एनकरेज एम्प्लॉयज टू ग्रो एंड रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। और मैनेजर को हमेशा एनकरेज करना चाहिए एम्प्लॉयज को ताकि वो ग्रो करे और अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज करे। प्रमोशंस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पीपल्स करियर। और प्रमोशन एक इंटीग्रल पार्ट है लोगों के करियर का, ठीक है। हर इंसान चाहता है कि वो जॉब पोजीशन में प्रमोट हो। लास्ट तुम्हारा आ जाता है कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन मतलब सैलरी, बोनस, जो भी उसे दिया जाता है, ठीक है। इट रेफर्स टू ऑल फॉर्म्स और पे और रिवॉर्ड्स। पे और रिवॉर्ड्स, पे और रिवॉर्ड्स मतलब सैलरी के बाद भी कुछ रिवॉर्ड्स हो, जैसे बोनस हो गया, रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गया, ठीक है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स। डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट है जैसे वेजेस, सैलरीज हो गया, इंसेंटिव्स, कमीशंस हो गया, एंड बोनसेस। एंड इनडायरेक्ट पेमेंट लाइक एम्प्लॉयज पेड इंश्योरेंस, वेकेशंस, ठीक है। तो डायरेक्ट में तो तुम्हारा वेजेस, सैलरी, इंसेंटिव्स, कमीशन, बोनस आ गया। इनडायरेक्ट में रिटायरमेंट बेनिफिट हो गया। बहुत सारे स्कूल्स और बहुत सारे ऑफिस में जो अपने एम्प्लॉय को, वो लोग अपने बच्चों का स्कूल का फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, किन्हीं को वेकेशन ऑफर किया जाता है। तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों चीजें होती है कॉम्पेंसेशन में, ठीक है। दैट्स ऑल। टाइप ऑफ डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स। डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स क्या क्या होता है? टाइम बेस्ड वेज प्लान, ठीक है। अ टाइम बेस्ड वेज प्लान मीन सैलरी और वेजेस आर पेड ईदरली, डेली, वीकली, मंथली, ठीक है। कौन कौन से फाइनेंशियल पेमेंट्स होते हैं? एक तो टाइम बेस्ड वेज प्लान, ठीक है, जिसमें तुम्हारा सैलरी या वेजेस होता है जो कि डेली, वीकली या मंथली दिलाता है। दूसरा परफॉर्मेंस बेस्ड वेज प्लान, मतलब कि सैलरी वेजेस के बाद भी अगर तुम एक्स्ट्रा अच्छा काम करते हो तो उसके लिए परफॉर्मेंस बेस्ड प्लान में सैलरी वेजेस आर पेड अकॉर्डिंग टू पीस वर्क, मतलब कि जितना तुम काम करते हो। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम पढ़े थे ना, ठीक है, कि जितना यूनिट्स, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान को 10 यूनिट का 100 रुपए मिल रहा है, तो अगर वो 20 यूनिट काम करेगा तो उसे 200 मिलेगा, ठीक है। तो पर यूनिट के हिसाब से पे करना, ठीक है। सैलरी वेजेस उतना पे करना जितना वो काम कर रहा है, ठीक है। चलो, उसके बाद फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द डिजाइन ऑफ एनी पे प्लान, कॉम्पेंसेशन प्लान, लीगल फैक्टर्स, कंपनी पॉलिसी, लेबर यूनियन, इक्विटी प्रिंसिपल, दीज थिंग्स डज नॉट कम इन एग्जाम, सो बस रीडिंग के लिए होता है। अब देयर आर 3 मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। चलो, अब 3 मेजर कंपोनेंट स्टाफिंग का क्या क्या आता है, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे एक बात याद रखनी है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? स्टाफिंग होता क्या है, स्टाफिंग का एडवांटेजेस, बेनिफिट्स क्या होता है और स्टाफिंग का प्रोसेस क्या होता है। ये 3 टॉपिक डन। इसके बाद तुम्हारा मेजर टॉपिक क्या है? मेजर कंपोनेंट स्टाफिंग का क्या होता है? तो 3 कंपोनेंट्स होता है, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और सिलेक्शन। ये थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया है, तुम ये ऐसे याद करोगे, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, RST, ठीक है। कोई बात नहीं, कभी कभी हमारे पीपीटी मेकर से भी गलती हो जाती है। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। पहले रिक्रूटमेंट होगा, फिर सिलेक्शन होगा, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो सिलेक्शन, दिस विल बी योर फर्स्ट, दिस विल बी योर सेकंड एंड दिस विल बी योर थर्ड। तो 3 कंपोनेंट्स क्या क्या? RST, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट तुम्हें पता है, इंड्यूसिंग पीपल फॉर
इंड्यूसिंग एज मेनी एज पीपल टू फिल द वेकेंट जॉब पोजीशन। ठीक है, दो तरीके के रिक्रूटमेंट होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल में मैंने तुम्हें बताया था क्या क्या होता है, ट्रांसफर्स एंड प्रमोशंस, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल में तुम्हारा ट्रांसफर एंड प्रमोशन। इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, अंडर इंटरनल सोर्सेज द वेकेंट जॉब पोजीशन आर फिल्ड इंड्यूसिंग द एक्साइटिंग एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हो जाता है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के थ्रू ही हो जाता है। ठीक है, एंड नो आउटसाइडर्स आर परमिटेड, और इसमें कोई भी आउटसाइडर्स नहीं आते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हो जाता है। अंडर इंटरनल रिक्रूटमेंट फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट आर यूज्ड। फॉलोइंग मेथड्स कौन कौन से, ट्रांसफर्स और प्रमोशन। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनली हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। ठीक है, चलो अब देखो ट्रांसफर क्या होता है, प्रमोशन क्या होता है, ये हम लोग दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, इसे मैं थोड़ा छोटा कर दूं ताकि तुम्हें दिखे। चलो, ट्रांसफर एट इट इन्वॉल्व्स शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अनदर। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, वन जॉब पोजीशन टू अनदर। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसफर। वन डिपार्टमेंट टू अनदर, फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर विदाउट अ सब्सटेंसिव चेंज इन द रिस्पांसिबिलिटीज एंड स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब ट्रांसफर में बस हम एक इंसान को उठा के दूसरे जगह पे डाल रहे हैं। अब चाहे वन प्लेस टू अदर हो, वन जॉब, वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट हो, या फिर वन शिफ्ट टू अनदर शिफ्ट हो, रात से दिन हो, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट हो, बस हम अलग करते हैं। इसमें कोई चेंजेस नहीं होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज में या काम में, बस शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ट्रांसफर इज अ गुड सोर्स ऑफ फिलिंग द वैकेंसीज विद एम्प्लॉयज फ्रॉम ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट्स। और ट्रांसफर ना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, मतलब एक डिपार्टमेंट में अगर बहुत इंसान भर गए तो एक इंसान को उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दो, तो ओवर स्टाफिंग का प्रॉब्लम इससे सॉल्व होता है। इट इज प्रैक्टिकली और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। देखो ये सब पूछता है कि ट्रांसफर कौन सा मूवमेंट है, तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। जॉब ट्रांसफर्स आर ऑल्सो हेल्पफुल इन अवॉइडिंग टर्मिनेशन एंड इन रिमूविंग इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवियंसेस। और जॉब ट्रांसफर्स ना बहुत अच्छा होता है टर्मिनेशन अवॉइड करने में। ठीक है, और एक इंडिविजुअल के प्रॉब्लम्स और ग्रीवियंसेस को दूर करने में। ट्रांसफर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज और फॉर लर्निंग डिफरेंट जॉब। और ट्रांसफर को बेसिकली हम लोग ट्रेनिंग के लिए भी यूज करते हैं और एक नई नई चीजों को लर्न करने के लिए भी। ठीक है, फिर क्या होता है हमारा प्रमोशंस। प्रमोशंस तुम पढ़कर आए हो, एक जॉब पोजीशन से अपर लेवल के जॉब पोजीशन में। जैसे पहले एक सिंपल इंसान क्या था, पहले फॉर एग्जांपल पुलिस सुपरिटेंडेंट था, अब वो हेड पुलिस है, आईएएस है, आईपीएस है, मतलब एक जगह से दूसरा जगह पर प्रमोट होना। ठीक है, प्रमोशन रेफर्स टू शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर विद हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी। उसे हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी दे दी जाती है। ये स्कूल में बहुत कॉमन है। पहले देखना तुम्हारे स्कूल के पहले टीचर कुछ और पढ़ाते थे, अब वो इंचार्ज बन के घूमते हैं। ठीक है, सो दिस इज प्रमोशन। ठीक है, उन्हें हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी दी जाती है। प्रमोशन द अथॉरिटी कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैसिलिटीज, स्टेटस एंड पे। इसमें पे भी ज्यादा है, अथॉरिटी भी ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है, सब ज्यादा है। इट इज अ वर्टिकल शिफ्ट ऑफ एम्प्लॉयज। और देखो हॉरिजॉन्टल कौन सा शिफ्ट है, वर्टिकल शिफ्ट है। प्रमोशन कौन सा शिफ्ट है, वर्टिकल शिफ्ट है। और ट्रांसफर कौन सा शिफ्ट है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है। प्रमोशन में क्या होता है, दिस प्रैक्टिस हेल्प्स टू इंप्रूव द मोटिवेशन। इससे लोगों का मोटिवेशन अच्छा होता है, लॉयल्टी अच्छा होता है और उन्हें सेटिस्फैक्शन भी रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रमोशन ऑफ क्लर्क टू अकाउंटेंट पोस्ट। हमने क्लर्क को पूरा अकाउंटेंट पोस्ट में प्रमोट कर दिया, तो वो ज्यादा मोटिवेटेड फील करेगा और अच्छे से काम करेगा और अपने जॉब में भी सेटिस्फाइड रहेगा। ठीक है, चलो एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब एडवांटेजेस क्या क्या आ जाते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के, द मैनेजर्स आर अवेयर ऑफ द टैलेंट्स एंड एबिलिटीज ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। देखो अब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, थ्रू दी ऑर्गेनाइजेशन होता है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के थ्रू होता है। तो मैनेजर को पता रहता है कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का टैलेंट क्या है, उसका मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है। ठीक है, लेस एक्सपेंसिव होता है एज कंपेयर टू इंटरनल सोर्स। अब देखो यहाँ पे एक्सटर्नल होगा, ओके, दिस विल बी एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्स थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव होता है एक्सटर्नल सोर्स से, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स में हम बाहर के लोगों को अपॉइंट करते हैं, तो उसमें बहुत एडवर्टाइजमेंट लगता है, एडवर्टाइजमेंट में पैसे खर्च होते हैं। इंटरनल में सब विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, तो खर्च कम पड़ता है। इट मोटिवेट्स द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज का मोटिवेशन भी हो जाता है। लेस अमाउंट स्पेंड ऑन ट्रेनिंग, अमाउंट के ऊपर भी, ट्रेनिंग के ऊपर भी कम पैसा लगता है, इसीलिए हम इसे इनएक्सपेंसिव प्रोसेस बोलते हैं।
इनएक्सपेंसिव बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो ट्रेनिंग डेवलपमेंट में भी पैसा खर्च होता है, बट सब इंटरनली हो रहा है तो इसमें भी पैसा नहीं लगेगा। इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाता है। लेस चांस ऑफ टर्नओवर बिकॉज एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज आर फेमिलियर विद रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कंपनी। और देखो टर्नओवर नहीं होता है, मतलब एक एम्प्लॉय को जॉब से निकाल बाहर नहीं करते क्योंकि उन्हें रूल्स रेगुलेशंस पता होता है, ठीक है। थ्रू ट्रांसफर सरप्लस एम्प्लॉय कैन बी शिफ्टेड टू अदर डिपार्टमेंट, ठीक है। और देखो इंटरनल में क्या क्या होता है, ट्रांसफर और प्रमोशन होता है। तो कभी ओवर स्टाफिंग हो गया तो हम ट्रांसफर के थ्रू एक एम्प्लॉय को दूसरे डिपार्टमेंट में डाल देते हैं, ठीक है। चलो अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या, डिसएडवांटेजेस ये होता है नो फ्रेश और न्यू आइडियाज विल कम इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी फ्रेश या न्यू आइडियाज नहीं आते हैं, मतलब सब चीज तो इंटरनली हो जा रहा है, बाहर के तो नए आदमी आ ही रहे, नहीं तो हमें न्यू आइडियाज तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। देयर विल बी लिमिटेड चॉइसेस, लिमिटेड चॉइसेस होते हैं, ठीक है। नॉट सूटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी एक नया इंसान आ रहा है और नया ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है तो वो इंटरनली रिक्रूट नहीं कर सकता, उसे बाहर के लोगों को ही रिक्रूट करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत से चॉइसेस नहीं होते हैं, बहुत लिमिटेड चॉइस होते हैं। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी। अब ट्रांसफर तो होता नहीं है इसमें ज्यादा, और जो इतने कम फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होते हैं उससे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। समटाइम्स इट रेज कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के साथ साथ बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस। अब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हम जब बाहर के लोगों को अपॉइंट करते हैं, बाहर के लोग, ठीक है। इसमें आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। दिस मेथड इज मोर सुटेबल फॉर अनस्किल्ड जॉब पोजीशन। ये मेथड बहुत ज्यादा सुटेबल है अनस्किल्ड जॉब पोजीशन के लिए, ठीक है। अब देखो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ना अलग अलग तरीके के रिक्रूटमेंट आते हैं। सबसे पहला आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ना उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जिनका अनस्किल्ड जॉब पोजीशन है, जैसे लेबर, प्यून, ये सारे लोग जो उतने स्किल्ड नहीं होते हैं, ठीक है। In this method, organization pays notice at the gate of their office or factory. Interested people walk in for interview. और इसमें क्या होता है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को कुछ अनस्किल्ड चाहिए, अनस्किल्ड लेबर्स चाहिए, जैसे प्यून चाहिए या कुछ वर्कर्स चाहिए, जैसे बाथरूम वर्कर्स हो गया या कुछ भी, तो वो क्या करते हैं कि वो गेट के बाहर नोटिस चिपका देते हैं कि हमें इनकी जरूरत है, वो आकर अप्लाई कर देते हैं, सिंपल। उसके बाद अ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द इंटरप्राइज स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ द जॉब अवेलेबल। द प्रैक्टिस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज फॉलोड यूजुअली फॉर कैजुअल वैकेंसीज, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब। सच वर्कर्स आर नोन एज कैजुअल और बदली वर्कर्स एंड दे आर पेड रेम्यूनरेशन और डेली वेज बेसिस, ठीक है। मैंने तो तुम्हें बोला कि इन्हें हम अनस्किल्ड वर्कर्स बोलते हैं, कैजुअल या फिर बदली वर्कर्स बोलते हैं, मतलब ये अदलते बदलते रहते हैं। इन्हें हम डेली बेसिस पे करते हैं, वेजेस देते हैं, ठीक है। ये था तुम्हारा पहला। नंबर 1 वाज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। कैसे कैसे याद रखोगे, डी फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। फिर तुम्हारा आता है कैजुअल कॉलर्स, डीसी, कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स क्या होता है, जनरली द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन एन एप्लीकेशन फाइल इन विच दे कीप ऑल द पेंडिंग एप्लीकेशंस व्हिच द जॉब सीकर्स लीव विद द रिसेप्शन। दिस एप्लीकेशन फाइल इज कंसिडर्ड एज वेटिंग लिस्ट। अब देखो कैजुअल कॉलर्स क्या होता है ना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास ना कुछ फाइल्स होते हैं, ठीक है। अब फाइल्स इन द सेंस ना, उनके पास जब भी कभी वेकेंट जॉब पोजीशन होती है तो वो अब फाइल्स कुछ भी जिनको अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल किसके स्कूल में टीचर की कभी वैकेंसी खाली थी तो उसने अपना फाइल सबमिट करके चल गया। तो ये कैजुअल कॉलर्स में क्या होता है ना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने पास ऐसे एप्लीकेशन फाइल्स रखते हैं, और कभी भी अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में वेकेंट जॉब पोजीशन हो तो फिर वो इसी एप्लीकेशन फाइल के थ्रू उस पर्टिकुलर इंसान को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि हमारे यहाँ जॉब वैकेंसी है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसे हम कैजुअल कॉलर्स बोलते हैं। मेनी रेप्यूटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कीप अ डेटाबेस ऑफ अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट्स इन देयर ऑफिस। अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट्स मतलब जिनको पहले हमने सेलेक्ट नहीं किया था उनको अभी कॉल कर दो, ठीक है। ये था तुम्हारा कैजुअल कॉलर्स। तो क्या क्या तुमने पढ़ा, डीसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स। अब आ जाता है एडवर्टाइजमेंट, डीसीए। एडवर्टाइजमेंट तुम्हें पता है, जब हम न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करते हैं रिलेटेड टू वेकेंट जॉब पोजीशंस, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर्स, ट्रेड प्रोफेशनल्स, ये तुम्हें आता है, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। इसका एडवांटेज क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है, मे ब्रिंग फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स। न्यूज़पेपर्स और ये सब में ना एडवर्टाइजमेंट करने से बहुत सारा रिस्पॉन्स आ जाता है, बहुत सारा, ठीक है। तो ये फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स हो जाता है तो क्वाइट अनसूटेबल होता है, फ्रॉम क्वाइट अनसूटेबल कैंडिडेट्स। और बहुत बार ना ऐसे कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर देते हैं जो सूटेबल नहीं होते बट सब अप्लाई कर देते हैं, तो बहुत ज्यादा फ्लडेड रिस्पॉन्स आ जाता है, ठीक है। तो 3 चीज हमने पढ़ी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स एंड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। चलो चौथा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज द ऑफिस रन बाय द गवर्नमेंट वेयर इन द डिटेल्स अबाउट द जॉब सीकर सच एज नेम, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ना एक क्या होता है, ऑफिस होता है जो रन कौन करता है, गवर्नमेंट, ठीक है। और ये लोग क्या रखते हैं, डिटेल्स रखते हैं अबाउट जॉब सीकर्स, मतलब जिनको भी जॉब चाहिए, ठीक है, उनका नेम, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस। और ना जब
is stored when the organization approach employment exchange the suitable candidates are sent. मतलब कि employment exchange और एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच एक लिंक होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी जॉब, वेकेंट जॉब पोजीशन होता है ना, तो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास जो ये जॉब सीकर्स का नेम, जो भी उनका डिटेल्स पड़ा होता है, तो फिर ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज उन जॉब सीकर्स को इन ऑर्गेनाइजेशन के पास भेजते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक मिडिलमैन की तरह काम करते हैं बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉब सीकर्स। Thus, employment exchange help to match personal demand and supply by serving as a link between job seekers and employers. ये तो मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो क्या क्या हमने पढ़ लिया, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स, एडवर्टाइजमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। इसके बाद तुम्हारा आता है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है, ये कॉलेज के टाइम पे तुम देखोगे, क्रिएटिंग अ क्लोज लिएजन विद द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ स्टूडेंट्स विद अ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अब देखो, क्रिएट करता है क्लोज लिएजन विद द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है ना, कि यहाँ पे एक रिलेशन होता है, मतलब जो तुम्हारे बड़े बड़े फर्म्स होते हैं ना, केपीएमजी, बिग फोर्स हो गए, तुम्हारा डेलॉइट वेलॉइट, वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस वगैरह के साथ टाई अप रखता है, और जब भी उन्हें ऐसा जॉब वैकेंसी होती है तो वो क्या करते हैं कि कैंपस में आते हैं और कैंपस के थ्रू बच्चे रिक्रूट करके ले जाते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ स्टूडेंट्स विद टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, जिनके पास अच्छी क्वालिफिकेशन होती है, हैज बिकम अ कॉमन प्रैक्टिस ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। हियर कंपनीज विजिट द टेक्निकल मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल कॉलेजेस टू रिक्रूट द स्टूडेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम जॉब पोजीशन। ये तो मैंने तुम्हें बताया। इट इज अ पॉपुलर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर द टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल जॉब्स। मेनी बिग ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन अ क्लोज रिलेशन विद यूनिवर्सिटीज। आजकल जितने बिग फोर्स है, केपीएमजी, डेलॉइट, जेपी मॉर्गन, सबके टाइप्स होते हैं कॉलेजेस के साथ। तो सेकंड थर्ड ईयर में वो आते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए, और अच्छे बच्चे जिनके पास टेक्निकल स्किल्स होते हैं, अच्छे स्किल्स होते हैं, उनको रिक्रूट करके ले जाते हैं, ठीक है। चलो, फॉलोइंग मेथड्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आर, ठीक है। और कौन कौन सा रिक्रूटमेंट है, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। देयर आर सेवरल प्राइवेट मैनेजमेंट फर्म्स दैट एक्ट एज अ मिडलमैन बिटवीन जॉब सीकर्स एंड जॉब प्रोवाइडर्स। अब देखो ये सब कौन कौन है, जैसे तुमने देखा होगा naukri.com, naukri.com, इफ आई एम राइट, यस, ये लोग बेसिकली क्या होते हैं, प्राइवेट फर्म्स होते हैं, ठीक है, प्राइवेट मैनेजमेंट फर्म्स होते हैं दैट एक्ट एज अ मिडिलमैन। ये लोग मिडिलमैन की तरह काम करते हैं बिटवीन जॉब सीकर्स एंड जॉब प्रोवाइडर्स। जॉब सीकर्स क्या करते हैं, इनके ऐप में अपनी सारी डिटेल्स डाल देते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को जब हायर करना होता है, ठीक है, तो ये मिडिलमैन की तरह काम करते हैं। दीज फर्म्स मेंटेन डेटा ऑफ ऑल द जॉब सीकर्स एंड गिव द डिटेल्स टू द कंपनीज। और ये लोग क्या करते हैं, जॉब सीकर की सारी डिटेल्स कंपनीज को दे देते हैं। दे ऑल्सो चेंज फी, और ये लोग फी भी चार्ज करते हैं फॉर सच सर्विसेज। अब तुम पूछोगे दी आप ये सब पढ़ा रहे क्यों, एग्जाम में ना ये क्वेश्चन आता है 4-5 मार्क्स में। डिफाइन व्हाट आर द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। या तुम्हें 4-5 ऐसा रिक्रूटमेंट दे देगा और बोलेगा इनके बारे में लिखो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज दे दिया, ये दे दिया, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेशन, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स, कुछ भी दे देगा, बोलेगा लिखो। तो इसलिए जानना तुम्हें जरूरी है। तो ये कौन कौन हो गया, मिडिलमैन होता है, प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट, प्राइवेट होता है ये सब, ठीक है, मिडिलमैन की तरह काम करता है बिटवीन जॉब सीकर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, और फी भी चार्ज करता है। ये लोग क्या चार्ज करता है, फी भी चार्ज। तो इसमें और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में कंफ्यूज मत हो जाना। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट की तरफ से रन करती है और ये प्राइवेट होता है, मतलब ये कोई आदमी ही चला रहा होता है, ठीक है। These agencies compile biodata of large number of candidates and recommend suitable names to their clients। और फिर उनकी सारी डिटेल्स वो इकट्ठा कर लेते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचा देते हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को उस पर्टिकुलर टाइप के आदमी की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट, रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज। एक होता है रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज। देखो, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में आदमी चला गया, ठीक है, हिस्ट्री टीचर चला गया, तो पहले से कुछ और असिस्टेंट टीचर होंगे स्कूल में, वो बोलेंगे कि भाई मेरा ना एक चाचा दादा इसका लड़का है, ठीक है, वो बहुत अच्छा हिस्ट्री पढ़ाता है, आप उन्हें अपॉइंट क्यों नहीं करते हो। तो इसे रिकमेंडेशन बोलते हैं फ्रॉम एक्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। मेनी फर्म्स रिक्रूट एम्प्लॉय बाय द हेल्प ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ एक्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। दिस आल्सो शोज द ट्रस्ट ऑफ एम्प्लॉयर ऑन एक्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, ठीक है। और इससे ट्रस्ट भी पता चलता है मेन हेड का उनके एम्प्लॉयज के ऊपर, ठीक है। फिर होता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। अब बोलोगे दी इसमें तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तुम्हें सब याद नहीं करने, बट सबके बारे में पता होना चाहिए, एमसीक्यूज आता है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स आर द पीपल हु कीप इन द टच विद द लेबर इन विलेजेस इन रूरल एरियाज एंड व्हेनेवर देयर इज एनी वैकेंसी ऑफ लेबर इन अ फैक्ट्री देन कॉन्ट्रैक्टर विल सप्लाई लेबर टू द बिजनेसमैन। देखो, अब बड़े बड़े फैक्ट्री में बहुत सारे लेबर चाहिए होते हैं, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर कौन होते हैं, जो फैक्ट्री और लेबर का मिडिलमैन होता है। मतलब एक फैक्ट्री में लेबर की जरूरत है, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा कि वो डायरेक्ट लेबर को उठाएगा, बोलेगा जाओ बाबू यहाँ काम है, तुम यहाँ काम कर देना। तो इसे लेबर कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, ठीक है।
एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन, ये तो तुम जानते हो टीवी में एडवर्टीजमेंट कैसे आता है, बालों में सनसिल्क लगाए बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, कोलगेट से पेस्ट करे दांतों के सारे कीड़े निकल जाएंगे, दिस इज एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन, ठीक है। चलो, वेब पब्लिशिंग, वेब पब्लिशिंग क्या होता है, इन इंटरनेट देयर आर सर्टेन वेबसाइट स्पेशली डिजाइन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जॉब सीकर्स। इंटरनेट पे ऐसा तुम्हारा बहुत सारा होता है, बेसिकली इंटरनेट में बहुत सारा वेबसाइट्स होता है ना जो तुम्हें जॉब सीकर्स के बारे में बताते हैं, वो naukri.com पता है इसमें आएगा, क्योंकि वो भी तो एक वेबसाइट है ना जो तुम्हें वो बता रहा है। प्लीज, आई एम सो सॉरी, वो एक प्राइवेट एजेंसी सॉर्ट ऑफ थिंग होता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे देखो, सॉरी मैंने उसमें लिख दिया था, आई एम सो सॉरी, देखो ये ना एजेंसीज होते हैं, मतलब ये ऑफलाइन होते हैं, इसमें तुम्हारा naukri.com नहीं आएगा, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, कभी कभी गलती हो जाती है, इग्नोर, ठीक है। ये एजेंसीज होते हैं, ये प्राइवेट होते हैं, ये ऑफलाइन होते हैं, मतलब यहाँ पे ये मिडिलमैन की तरह काम करते हैं, उनके पास सारा डेटा वेटा होता है, तो कभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को वर्कर्स की जरूरत होती है, जिस पर्सन की भी, फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन को एचआर की जरूरी है, इनके पास एचआर का सारा डेटा है, तो ये एचआर को वहां भेज देंगे, इसके लिए ये फी भी चार्ज करते हैं। और ये जो तुम्हारा है ना वेब पब्लिशिंग, ये एक ऐप जैसा चीज होता है, वेबसाइट जैसा चीज होता है, जहां पे जॉब सीकर्स का सारा इंफॉर्मेशन होता है विद वेकेंट जॉब पोजीशन। दीज वेबसाइट्स कैन विजिटेड बाय द जॉब सीकर्स एज वेल एज कंपनीज। दीज वेबसाइट्स आर naukri.com, monster.com, गूगल फॉर जॉब, देखो इसमें naukri.com आ रहा है, ठीक है। तो ये भी सारा डेटा रखते हैं, ये सब काम ऑनलाइन हो जाता है। कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ बंदे काम के लिए इंसान चाहिए और जॉब सीकर को भी कुछ काम चाहिए, तो ये जो naukri.com, monster.com, ये लोग जॉब ढूंढने में हेल्प करते हैं, ठीक है। चलो डन। अब एडवांटेजेस है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का, फ्रेशर एंड न्यू टैलेंट कम टू द ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज अ वाइडर चॉइस इन एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। देखो इंटरनल में फ्रेश और वाइट टैलेंट नहीं आता था, बट एक्सटर्नल में आ रहा है। फ्रेश और वाइट टैलेंट का मतलब यहाँ पे अलग अलग लोग आते हैं ना, तो टैलेंट का स्कोप बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ चॉइसेस मिलते हैं, वाइडर चॉइस होता है। यूजिंग एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट मैनेजर गेट क्वालिफाइड, मैनेजर को क्वालिफाइड और ट्रेन्ड पर्सनल मिलते हैं, मतलब अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, ठीक है। थ्रू कैंपस प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट एम्प्लॉयज विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। जब कॉलेजेस कैंपस प्लेसमेंट करती है तो उन्हें बच्चे जो मिलते हैं कॉलेज के थ्रू, उनका बहुत टेक्निकल और स्किल्स बहुत हाई होता है, टेक्निकल नॉलेज होता है, ठीक है। व्हेन आउटसाइडर्स जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन देन इट डेवलप्स अ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। अब देखो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में ना एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ना बहुत बोर हो जाते हैं, ठीक है। बट इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में जो तुम्हारे पहले के एम्प्लॉयज होते हैं ना, वो ना बहुत बोर हो जाते हैं, उन्हें उतना मजा नहीं आता काम करने में। बट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं कि भाई नया इंसान बाहर से आया है, कहीं ये हमसे आगे ना निकल जाए, इसलिए हमें अच्छा अच्छा काम करना है और अपने हेड के नजर में अच्छा रहना है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या होता है, मोराल जो होता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज का वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, क्योंकि भाई कोई नया इंसान उनसे भी ज्यादा कंपिटेंट आया तो उनका मोराल थोड़ा कम हो जाता है। एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, क्योंकि बहुत ज्यादा खर्च होता है एडवर्टाइजमेंट में, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। इट न्यू एम्प्लॉयज में नॉट एडजस्ट, और न्यू एम्प्लॉय को ना थोड़ा टाइम लग जाता है रूल रेगुलेशन में एडजस्ट करने का, या बहुत बार तो एडजस्ट भी नहीं होते हैं। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि ट्रेनिंग डेवलपमेंट होता है, एक्सपेंस एंड ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन, और एक्सपेंस वगैरह भी लगता है, ठीक है। ये सिलेक्शन प्रोसेस है, बट ये ब्लर हो गया है, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। तो ये तुम मत देखो ऐसे, ठीक है, मैं तुम्हें बता दे रही हूँ क्या क्या है, सिंपल, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला तुम्हारा आता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, दूसरा सिलेक्शन टेस्ट, तीसरा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, चौथा तुम्हारा आता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, पांचवा सिलेक्शन डिसीजन, छठा मेडिकल एग्जामिनेशन, सातवां जॉब ऑफर, आठवां कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 8 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। चलो गाइज लेट्स कंटिन्यू विद सिलेक्शन प्रोसेस। वॉइस में थोड़ा सा चेंजेस आया होगा, क्योंकि कल हम ये वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, आई डोंट नो माइक को क्या हो गया था, सो फिर हमें सडन माइक चेंज करना पड़ा। सो नाउ वी आर यूजिंग होली लैंड, तो अब थोड़ा सा ऑडियो क्वालिटी अच्छी हो गई होगी पहले से, ठीक है। सो चलो, सिलेक्शन प्रोसेस में तुम्हारा सबसे पहला जो चीज आता है वो होता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। क्या होता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग? Preliminary screening is done to eliminate unqualified and misfit candidates based on information supplied in the application form. Preliminary interview helps reject misfits for a reason. देखो, अब प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होता क्या है? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में ना बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन आता है। मैंने तुम्हें बताया ना कि सिलेक्शन प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होता है, उसे एक नेगेटिव प्रोसेस बोलते हैं। नेगेटिव प्रोसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ जो सिलेक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं वो कम होते हैं और रिजेक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा होते हैं। तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग पहला जो तुम्हारा सिलेक्शन प्रोसेस एग्जाम में पूछेगा ना कि आप पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को अच्छे से बताओ, तो उसमें पहला स्टेप होता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। उसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे मिसफिट कैंडिडेट्स होते हैं
हम उनको रिजेक्ट कर देते हैं बेस्ड ऑन देयर एप्लीकेशन फॉर्म। उसको प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग बोलते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। तो इसमें तुम्हें ये जो मिसफिट वर्ड आ रहा है ये तुम्हें एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड के तौर पे लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट क्या होता है? द ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर टू कंडक्ट सर्टेन टेस्ट टू फाइंड आउट द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट्स। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के बाद हमारा आता है सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट में क्या करता है ना, एक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सर्टेन टेस्ट कंडक्ट करता है। क्या करता है? सर्टेन टेस्ट कंडक्ट करता है एक एम्प्लॉय के प्रैक्टिकल नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। द इंपॉर्टेंट टेस्ट यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज आर। और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन लेता है? सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट लेता है उनके आईक्यू को देखने के लिए कि वो कितने तेज है, उनका आईक्यू लेवल कितना है, उनका इंटेलिजेंस क्या है, ठीक है। दूसरा तुम्हारा आता है टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट किया जाता है उनके पोटेंशियल ऑफ लर्निंग ऑफ न्यू जॉब को देखने के लिए। मतलब एक इंसान है, वो अभी एक नए जॉब पे आ रहा है, तो उसका क्या पोटेंशियल है उस नए जॉब को सीखने के लिए, इसके लिए वो टेस्ट कंडक्ट करता है एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। इससे कैंडिडेट का पता चलता है कि वो फ्यूचर में जॉब कैसे करेगा, ठीक है। फिर तुम्हारा आ जाता है पर्सनालिटी टेस्ट। इससे हम ओवरऑल पर्सनालिटी, उसका पूरा ह्यूमन बिहेवियर देखते हैं एक कैंडिडेट का, उसका ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, इंटेलिजेंस कैसा है। बेसिकली दिस टेस्ट रिलेट्स टू इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट। मतलब ये जो पर्सनालिटी टेस्ट है ना, इसमें हम उसका इंटेलिजेंस भी चेक करेंगे, उसका एप्टीट्यूड भी देखेंगे कि भाई वो एक नए जॉब को कितनी जल्दी सीख सकता है, उसका हम इंटरेस्ट देखेंगे, उसका एटीट्यूड देखेंगे, तो ओवरऑल पर्सनालिटी जज करेंगे। तो कौन कौन सा 3 टेस्ट अभी तक हमने देखा? सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरा एप्टीट्यूड, तीसरा पर्सनालिटी, चौथा ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में हम उसका एग्जिस्टिंग स्किल देखते हैं। क्या देखते हैं? एग्जिस्टिंग स्किल। पहले से उस कैंडिडेट के पास क्या स्किल है। फॉर एग्जाम्पल, पहले से शायद वो कैंडिडेट बहुत अच्छा सेल्स करता हो, या पहले से वो कुछ एडिटिंग लेवल्स बहुत अच्छे जानता होगा, तो उसका एग्जिस्टिंग स्किल्स क्या है, ठीक है। इट हेल्प्स टू मेजर द लेवल ऑफ नॉलेज। और इससे हम क्या मेजर करते हैं? लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन द एरिया ऑफ प्रोफेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग, ठीक है। इससे हम उसका लेवल ऑफ नॉलेज देखते हैं, और प्रोफिशिएंसी मतलब वो कितना प्रोफिशिएंट है, कितना एक्सपर्ट है उसके एरिया ऑफ प्रोफेशन एंड टेक्निकल ट्रेनिंग में, ठीक है। और लास्ट तुम्हारा 5th नंबर का टेस्ट होता है इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट में हम ये कंडक्ट करते हैं टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ जॉब इन विच कैंडिडेट हैज मोर इंटरेस्ट। उसका किस टाइप के जॉब में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। सो उसका किस टाइप की जॉब में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है वो पता करता है तुम्हारा इंटरेस्ट टेस्ट। तो 5 तरीके के कौन कौन से टेस्ट आ जाते हैं सिलेक्शन टेस्ट के अंदर। सबसे पहला तो तुम्हारा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होता है, जहां पे हम बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं और बाकी सारे कैंडिडेट्स जो भी मिसफिट कैंडिडेट्स होते हैं उनको रिजेक्ट कर देते हैं। दूसरा सिलेक्शन टेस्ट होता है, जिसमें मल्टीपल नंबर ऑफ टेस्ट होते हैं। 5 तरीके के टेस्ट होते हैं। सबसे पहला तुम्हारा इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरा एप्टीट्यूड, तीसरा तुम्हारा पर्सनालिटी, चौथा ट्रेड टेस्ट और लास्ट इंटरेस्ट टेस्ट। ये 5 टेस्ट होते हैं किसके अंदर? सिलेक्शन टेस्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा 3rd नंबर पे आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब देखो, सिलेक्शन टेस्ट के बाद सबसे पहला इंसान जो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में मिसफिट कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया, वहां से एक अच्छा इंसान उठाया, वो सिलेक्शन टेस्ट में आए। जिसने सिलेक्शन टेस्ट क्रॉस किया वो किस में आए? एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में आए। यहाँ पे उसका ओवरऑल इंटरव्यू लिया जाता है। देखो, द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फॉर द टेस्ट, जो टेस्ट के लिए क्वालिफाई करते हैं, आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यूज। जिसने सारी टेस्ट क्रॉस किया हम उनको इंटरव्यूज के लिए बुलाएंगे। इंटरव्यू इज अ फॉर्मल इन डेप्थ कॉन्वर्जेशन कंडक्टेड टू इवैल्यूएट द एप्लीकेंट सुटेबिलिटी फॉर द जॉब। और इंटरव्यू क्या होता है? एक इन डेप्थ कॉन्वर्जेशन होता है। भाई इंटरव्यू जानते हो ना, तुम कल को ऑफिस ज्वाइन करोगे, वहां पे भी तुम्हारी एक प्रॉपर इंटरव्यू होगी, ठीक है। तो एक इन डेप्थ कॉन्वर्जेशन होता है इंप्लॉय की सुटेबिलिटी को जानने के लिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कितना परफेक्ट चॉइस है, ठीक है। द रोल ऑफ द इंटरव्यूअर इज टू सीक इन्फॉर्मेशन एंड दैट ऑफ द इंटरव्यू इज टू प्रोवाइड द सेम। जो रोल होता है इंटरव्यूअर का, ठीक है, वो होता है इंफॉर्मेशन सीख करना। और इंटरव्यूई का क्या होता है कि वो उस इंफॉर्मेशन के साथ उसे प्रोवाइड करे, मतलब वो जो भी पूछ रहा है। द इंटरव्यू हैज मेनी एडवांटेजेस ओवर रिटन टेस्ट बिकॉज इन इंटरव्यू यू कैन फाइंड आउट द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द कैंडिडेट अलॉन्ग विद हिज प्रोफेशनल नॉलेज। अब देखो, हमेशा इंटरव्यू क्यों लिया जाता है? इंटरव्यू से ना तुम्हारा कॉन्फिडेंस पता चलता है। रिटन टेस्ट वेरी इजी, ठीक है, कोई भी बच्चा दे सकता है, लेकिन इंटरव्यू में बहुत से बच्चे लैक करते हैं। इसी के लिए इंटरव्यू प्रोसेस होता है कैंडिडेट्स के मैटर में भी। स्कूल वगैरह में भी तुम देखना, आजकल सारे स्कूल में इंटरव्यूज लिया जाता है। जब तुम्हारा एक वो बनता है ना,
हेड गर्ल हेड बॉय एक कमिटी बनता है, तो उसमें भी इंटरव्यूज होते हैं दैट हु इज़ द बेस्ट स्टूडेंट जो इस पोजीशन को फिट करता। उसी तरह जॉब में भी इंटरव्यू लिया जाता है क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं, ठीक है। सो तीसरा तुम्हारा क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। चौथा आ जाता है तुम्हारा चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। अब देखो, जो इंसान इंटरव्यू में पास हुआ, अब हम उसका बैकग्राउंड और रेफरेंस देखेंगे कि उसका पहले का बैकग्राउंड कैसे था। इन द एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट इज आस्क्ड टू गिव द नेम्स ऑफ 2 रेफरेंसेस, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म में ही कैंडिडेट जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करता है तो उसमें ही वो 2 रेफरेंसेस का नाम देता है। अभी जब तुम इंग्लिश में जॉब एप्लीकेशन पढ़ रहे होंगे ना, तो देखना कि तुम जब बायोडेटा बनाते हो तो रेफरेंस में नाम देते हो, उसी तरह एक कैंडिडेट भी 2 रेफरेंस का नाम देता है। इफ द कैंडिडेट क्वालिफाइज द इंटरव्यू देन द ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर्स टू चेक विद द रेफरेंस अबाउट द पर्सनल कैरेक्टर ऑफ द कैंडिडेट। अब जो इंसान यहाँ इंटरव्यू क्रॉस करेगा, तो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिस बंदे का भी उसने अपने रेफरेंस में नाम दिया, उससे पूछेगा कि ये इंसान कैसा है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। Previous employers, known persons, teachers and university professors can act as reference. इन लोगों को तुम अपना रेफरेंस बना सकते हो। कौन कौन? प्रीवियस एम्प्लॉय, पर्सन्स, टीचर्स, ठीक है। सिलेक्शन डिसीजन। अब जो इंसान ये रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक भी पास किया, फिर आता है सिलेक्शन डिसीजन। द कैंडिडेट हु पास द टेस्ट, इंटरव्यू एंड रेफरेंस चेक आर इंक्लूडेड इन द सिलेक्शन डिसीजन। अब जो इतना सब कुछ चौथा स्टेप तक, चौथा सीढ़ी पार कर चुका है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू और ये बैकग्राउंड एंड रेफरेंस चेक, वो आता है सिलेक्शन डिसीजन में। सिलेक्शन डिसीजन में ना एक पूरा कमिटी होता है, एक पूरा मैनेजमेंट बैठता है जो एक बेस्ट एम्प्लॉय को सिलेक्ट करता है। द व्यूज ऑफ द कंसर्न मैनेजर विल बी जनरली कंसिडर्ड इन द फाइनल सिलेक्शन because it is he she who is responsible for the performance of the new employee, ठीक है। तो ओवरऑल सिलेक्शन होता है और एक बेस्ट एम्प्लॉय को चुना जाता है, ठीक है। इसके बाद जब एक इंसान सेलेक्ट होता है तो फिर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। एम्प्लॉय सेलेक्ट हो गया सिलेक्शन डिसीजन में, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। बिफोर गिविंग एन अपॉइंटमेंट लेटर द कैंडिडेट सेलेक्टेड आर सेंट फॉर मेडिकल फिटनेस टेस्ट। अपॉइंटमेंट लेटर देने से पहले उस कैंडिडेट का पूरा मेडिकल चेकअप किया जाता है कि इस पर्टिकुलर जॉब के लिए वो फिट है या नहीं, क्योंकि बहुत बार जॉब में नाइट शिफ्ट्स होते हैं। अब किसी का बॉडी हेल्दी नहीं है तो उसे कंपनी नाइट शिफ्ट देगी क्या? ऑब्वियसली नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे कंपनीज में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स भी होता है। अब कोई अनफिट है तो उसे कैसे मिलेगा, इसीलिए मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है, ठीक है। सम ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट देयर ओन डॉक्टर्स। अब देखो, इसमें भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपने डॉक्टर्स अपॉइंट करते हैं, वहीं कुछ ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्ट्रैक्ट होता है हॉस्पिटल से, मतलब अगल बगल के हॉस्पिटल से कॉन्ट्रैक्ट होता होगा, उनके थ्रू मेडिकल फिटनेस टेस्ट हो जाता है, ठीक है। द जॉब ऑफर इज गिवन टू द कैंडिडेट आफ्टर बीइंग डिक्लेयर्ड फिट इन द मेडिकल एग्जामिनेशन। और फिर एक जॉब ऑफर दे दिया जाता है कैंडिडेट को जब वो मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट दिखाई देते हैं, मतलब जो A to Z हेल्दी है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसे हम अपॉइंटमेंट लेटर दे देते हैं, ठीक है। अब जॉब ऑफर, 7th स्टेप क्या आता है, जॉब ऑफर। द एप्लीकेंट्स हु क्लियर द मेडिकल टेस्ट आर गिवन द जॉब ऑफर्स, ठीक है। उनको जॉब ऑफर दे दिया गया। इन द लेटर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, टर्म्स कंडीशन ऑफ जॉब एटसेट्रा आर मेंशन। अब जॉब ऑफर में क्या क्या दिया रहता है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, टर्म्स कंडीशंस और बहुत एक्स्ट्रा चीजें मेंशन की जाती है कि उनकी सैलरी क्या होगी, उन्हें एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा कि नहीं, परफॉर्मेंस बेस्ड इवैल्यूएशन होगा कि नहीं। तो बहुत सारी चीज तुम्हारे एप्लीकेशन फॉर्म में दी होती है। द अपॉइंटी मस्ट बी गिवन रीजनेबल टाइम फॉर रिपोर्टिंग। और फिर जो हम जिस इंसान को अपॉइंट कर रहे हैं, हमारा वन बेस्ट कैंडिडेट को, उसे एक रीजनेबल टाइम दिया जाता है कि आप इतने टाइम पीरियड में ज्वाइन कर लो, ठीक है। और लास्ट यहाँ पे तुम्हारा आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या आता है? आई एम जस्ट रबिंग दिस ना, ये स्क्रीन ऊपर करने से ना ये ऊपर नीचे हो जाता है, अब क्या ही बोलूं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? आफ्टर द जॉब ऑफर हैज बीन मेड एंड कैंडिडेट एक्सेप्ट्स द ऑफर। अब जब हमने कैंडिडेट को ऑफर दिया, कैंडिडेट ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर एंड द कैंडिडेट। उसके बाद ना एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है जिसमें सारी चीजें लिखी रहती है कि ये काम कैसे चलेगा, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म, दिस फॉर्म कंटेन्स सर्टेन वाइटल डिटेल्स अबाउट द कैंडिडेट। अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर चीजें क्या क्या होती है, इससे तुम्हारा एमसीक्यू आता है, सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहला तुम्हारा होता है अटेस्टेशन फॉर्म। ये तो हर साल पेपर में होता है, हर साल। दिस फॉर्म कंटेन्स सर्टेन वाइटल डिटेल्स अबाउट द कैंडिडेट विच आर ऑथेंटिकेटेड एंड अटेस्टेड बाय हिम और हर। मतलब ये अटेस्टेशन फॉर्म में ना सर्टेन इंपॉर्टेंट वाइटल डिटेल्स होता है कैंडिडेट का, विच आर ऑथेंटिकेटेड, जो एक ऑथेंटिक चीजें होती है, और अटेस्टेड बाय हिम और हर, और उससे ही रिलेटेड होती है, ठीक है। ये हो गया अटेस्टेशन फॉर्म। एक ही इंपॉर्टेंट चीज होती है बेसिकली। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब तुम्हारा
तीसरा 3 कंपोनेंट्स तुमने पढ़े थे ना, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ठीक है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आ गया। सिलेक्शन के टोटल 8 स्टेप का प्रोसेस होता है। उससे पहले हमने स्टाफिंग का प्रोसेस पढ़ा था। मैंने तुम्हें वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि तुम्हें 2 प्रोसेस इसमें बहुत अच्छे से बाय हार्ट याद करना है, दैट इज स्टाफिंग का प्रोसेस एंड सिलेक्शन प्रोसेस। और दोनों में कंफ्यूज मत होना। स्टाफिंग के प्रोसेस में आता है सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, बहुत कुछ आता है। और फिर सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर ये 8 चीजें होती है, ठीक है। फिर प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, ठीक है, फिर सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, ये उसके अंदर आती है। और स्टाफिंग के प्रोसेस के अंदर सिलेक्शन आता है, सिलेक्शन के अंदर ये 8 चीजें आती है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या होता है? ट्रेनिंग मीन्स इक्विपिंग द एम्प्लॉयज विद द रिक्वायर्ड स्किल्स टू परफॉर्म द स्पेसिफिक जॉब। अब ट्रेनिंग का मतलब होता है एम्प्लॉयज को इक्विप करना, मतलब एम्प्लॉयज को नेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और स्किल्स के साथ एक स्पेसिफिक जॉब के लिए ट्रेन करना, ठीक है। इट एम्स टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज इन देयर करंट जॉब और प्रिपेयर देम फॉर एनी इंटेंडेड जॉब। अब यहाँ पे क्या होता है, या तो हम उस एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं जिसमें वो करेंटली काम कर रहा है, या तो उसे एक अलग जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट रिफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। तो ट्रेनिंग में हम उसको नेसेसरी स्किल्स के साथ इक्विप करके एक काम को अच्छे से करना सिखा रहे हैं, और डेवलपमेंट में हम उसकी ओवरऑल ग्रोथ इंक्रीज करें। इसी को हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बोलते हैं। बहुत कॉमन चीज जो एग्जाम में पूछा जाता है वो होता है डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस क्या होता है वो तुमसे एग्जाम में बिल्कुल पूछता है, ठीक है। तो वो तुम्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और इस चैप्टर से ना बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का देखो डिफरेंसेस क्या क्या आते हैं। डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग, डेवलपमेंट। ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग इज डिजाइंड फॉर नॉन मैनेजर्स एज वेल एज मैनेजर्स, ठीक है। ट्रेनिंग नॉन मैनेजर्स के लिए भी होता है और मैनेजर्स के लिए भी होता है। डेवलपमेंट इट इन्वॉल्व्स ओनली मैनेजेरियल पर्सन। ट्रेनिंग नॉन मैनेजर्स के लिए भी होता है, मैनेजर्स के लिए भी होता है। वहीं डेवलपमेंट सिर्फ मैनेजेरियल पर्सनल के लिए होता है, ठीक है। ट्रेनिंग एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ट्रेनिंग मैनेजेरियल पर्सनल लर्न टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स। ट्रेनिंग में जो भी मैनेजेरियल पर्सन होता है वो टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स सीखता है, और मैनेजेरियल पर्सनल लर्न कंसेप्चुअल एंड थियोरेटिकल नॉलेज। तो ट्रेनिंग में वो टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स सीख रहा है, डेवलपमेंट में क्या सीख रहा है वो थियोरेटिकल नॉलेज एंड कंसेप्चुअल नॉलेज, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग आर स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड पर्सन। ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेनिंग का? जॉब रिलेटेड पर्पस, ठीक है। वहीं तो ऑब्जेक्टिव हैव ब्रॉडर ओवरव्यू एंड कंसिडर जनरल नॉलेज। वहीं जो डेवलपमेंट है उसका एक ब्रॉडर ओवरव्यू है और वहां पे तुम्हें जनरल नॉलेज सिखाया जाता है, और वहीं ट्रेनिंग में तुम्हारा जॉब रिलेटेड पर्पस के लिए ट्रेन किया जाता है। ट्रेनिंग इज कंसर्न्ड विद द इमीडिएट इंप्रूवमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, दैट इज द वेज टू मेक द एम्प्लॉय मोर इफेक्टिव इन हिज करंट रोल। अब ट्रेनिंग हम बेसिकली क्यों करते हैं कि जो एम्प्लॉय होता है वो अपने जॉब के लिए परफेक्ट हो जाए, एकदम फिट बैठे उस जॉब के लिए, इसलिए उसको ट्रेन करते हैं ताकि वो काम वो बहुत अच्छे से कर पाए। वहीं डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस टू मेक द एम्प्लॉय एफिशिएंट इनफ टू हैंडल क्रिटिकल सिचुएशंस इन द फ्यूचर, हाउ ही कैन इक्विप हिमसेल्फ फॉर द फ्यूचर डिमांड्स। वहीं डेवलपमेंट में हम उसकी ओवरऑल ग्रोथ पे काम करते हैं कि सिर्फ उसे काम तक ट्रेन मत करो, उसे ओवरऑल ट्रेन करो कि फ्यूचर में कभी कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए तो उस चीज को वो हैंडल कर पाए, ठीक है। ट्रेनिंग मीन्स लर्निंग न्यू थिंग्स एंड रिफ्रेशिंग ओल्ड वर्ल्ड। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? न्यू थिंग्स को लर्न करो और ओल्ड चीजों को रिफ्रेश करो। डेवलपमेंट मीन्स इंप्लीमेंटिंग द लर्न सेशंस एंड फाइंडिंग न्यू वंस। और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि न्यू चीजों को इंप्लीमेंट करो, मतलब जो तुमने सीखी है उनको इंप्लीमेंट करो और आगे चलकर और अच्छी अच्छी चीजें सीखो। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि न्यू थिंग्स लर्न करो और रिफ्रेश करो पुराने वाले चीजों को, ठीक है। ट्रेनिंग मीन्स लर्निंग न्यू थिंग्स एंड रिफ्रेशिंग ओल्ड वन। डेवलपमेंट मीन्स इंप्लीमेंटिंग द लर्न सेशंस एंड फाइंडिंग न्यू वन। सेम पॉइंट रिपीटेड है 2 बार, ठीक है। तो ट्रेनिंग का मतलब होता है न्यू चीज सीखो, पुराने चीजों को अपडेट करो, और डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि किए हुए जो 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 तुमने लर्न कर लिया, अब तुम स्टाफिंग पढ़ रहे हो तो उसको इंप्लीमेंट करो और आगे और अच्छी अच्छी न्यू चीजें सीखो, ठीक है। ये होता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का डिफरेंस। अब हम पढ़ेंगे नीड फॉर ट्रेनिंग, बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब ट्रेनिंग का बेनिफिट्स क्या होता है या नीड क्या होता है, या नीड बोलो या बेनिफिट बोलो, दोनों में से एक चीज कि क्या होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए। रिड्यूस लर्निंग टाइम। अब देखो किसी को भी अगर हम ट्रेनिंग देंगे तो उससे रिड्यूस हो जाएगा लर्निंग टाइम। अ ट्रेन्ड एम्प्लॉय टेक्स लेस टाइम इन लर्निंग द जॉब्स एज कंपेयर टू एन अनट्रेन्ड एम्प्लॉय। अब मेरे 2 एम्प्लॉयज हैं, एक ट्रेन्ड एक अनट्रेन्ड। ट्रेन्ड को मैंने बोल दिया भाई जाके बिजनेस स्टडीज पढ़ाओ, वो इंस्टेंट पढ़ा कर आ जाएगा। भाई अनट्रेन्ड को मैंने बोल दिया जाओ बिजनेस स्टडीज पढ़ाओ, वो नहीं पढ़ा पाएगा क्योंकि उसे ट्रेनिंग ही नहीं दी गई है, उसका
डोमेन ही नहीं है बीएसटी, ठीक है। सो ट्रेंड काम सीखने में कम टाइम लगाएगा और अनट्रेंड काम सीखने में बहुत टाइम लगाएगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट देयर इज लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, और क्योंकि ट्रेंड एम्प्लॉय अच्छे से काम करते हैं तो लेस वेस्टेज होता है रिसोर्सेज का, एंड हायर प्रोडक्टिविटी इन दी ऑर्गेनाइजेशन। बेटर परफॉर्मेंस, सबसे पहला रिड्यूस लर्निंग टाइम, दूसरा बेटर परफॉर्मेंस। बेटर परफॉर्मेंस कैसे होता है, क्योंकि एक ट्रेंड एम्प्लॉय के पास हाई लेवल ऑफ स्किल्स है। तुमने पढ़ा ना ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग मीन्स इक्विपिंग द एम्प्लॉयज विद न्यू स्किल्स। तो उसके पास इतने अच्छे अच्छे स्किल्स है ना कि वो बहुत अच्छा काम करेगा और परफॉर्मेंस देगा। परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रेंड एम्प्लॉयज ऑलवेज बेटर, ट्रेंड एम्प्लॉय का हमेशा बेटर होगा अनट्रेंड एम्प्लॉय से। As in the training program, their qualities and capacities are improved. उन्हें स्किल सिखाई जाती है, उनकी क्वालिटीज और कैपेसिटीज इंप्रूव होती है और उन्हें सब एक्सपीरियंस मिलता है कि उस जॉब में कैसे काम कर। देखो हमेशा ना स्कूल में अगर टीचर्स होते हैं ना तो उनको पहले ट्रेनिंग दिया जाता है बिफोर दे गो एंड टीच, ठीक है। तो उन्हें पता होता है कि उस पर्टिकुलर जॉब में काम कैसे करना है। तो एक ट्रेंड एम्प्लॉय हमेशा बेटर परफॉर्मेंस देता है जब वो एक्चुअल काम में जाए, उससे पहले ही वो काम करना सीख लेता है, इसलिए वो बाद में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आता है एटीट्यूड फॉर्मेशन। आई डोंट नो इस बार के पिक्चर्स के साथ क्या हुआ है, क्वालिटी डिग्रेड हो गई है, इसके लिए आई विल टेल टू माई पीपीटी एडिटर कि वो ठीक से काम करे, कोई बात नहीं, गलती होती है। एटीट्यूड फॉर्मेशन, एटीट्यूड फॉर्मेशन देखो ट्रेनिंग से एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है। कैसे, द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम एट मोल्डिंग द एम्प्लॉय सो दैट दे कैन डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या करता है, एम्प्लॉयज को मोल्ड करता है, एम्प्लॉय को मोल्ड करता है ना मैनर कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखे। आफ्टर मोटिवेटिंग देम दे विल बिकम रेडी टू टेक इनिशिएटिव व्हिच रिजल्ट्स इन बेटर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन अमंग द एम्प्लॉयज। अब देखो एटीट्यूड फॉर्मेशन क्या होता है, एक एम्प्लॉय ना बहुत हैप्पी फील करता है कि उसे इतनी अच्छी अच्छी स्किल सिखाई जा रही है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दिया जा रहा है, उसका ओवरऑल ग्रोथ पे काम किया जा रहा है, तो उससे उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनता है, और पॉजिटिव एटीट्यूड बनता है तो वो काम को बहुत अच्छे से कर पाता है और ज्यादा प्रोडक्टिविटी से सब चीज करता है, रिसोर्सेज कम यूज करता है और अपना ज्यादा टाइम और एफर्ट एक ऑर्गेनाइजेशन में लगाता है। फिर क्या है तुम्हारा मैनेजिंग मैन पावर नीड्स। सम ऑर्गेनाइजेशन हैव स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक होता है प्रोडक्शन का, मतलब एक काम को करने का, एंड द रेडी स्टाफ इज नॉट अवेलेबल, और बहुत बार स्टाफ अवेलेबल नहीं होता है। इन दैट केस द ऑर्गेनाइजेशन हायर अनट्रेन्ड पीपल, और उस केस में क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन, अनट्रेन्ड पीपल को हायर करता है और फिर उनको ट्रेन करता है रिक्वायर्ड स्किल्स के साथ अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। इसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजिंग मैन पावर नीड्स। मैन पावर नीड्स मतलब ये हो गया ना कि बहुत बार ऑर्गेनाइजेशन में बल्क में काम आ गया, एम्प्लॉय नहीं है, तो वो क्या करेंगे, अनट्रेन्ड लोगों को लाएंगे, उन्हें ट्रेंड करेंगे और फिर उनसे काम करवाएंगे, ठीक है। फिर तुम्हारा आता है बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ट्रेनिंग और ये सबसे ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होता है, एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट होता है, अब हम वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला बेटर करियर ऑप्शन। बेटर करियर ऑप्शन कैसे, ये सब चीज तुम खुद से भी लिख सकते हो। बेटर करियर ऑप्शन कैसे होगा, इतने अच्छे लेवल्स ऑफ स्किल सिखाए जा रहे हैं, ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, तो भाई उसको बहुत अच्छे अच्छे करियर ऑप्शंस मिलेंगे। आजकल डिग्री सिर्फ नाम की होती है, तुम्हें स्किल्स पे जाकर जॉब मिलती है, और ट्रेनिंग से तुम वो स्किल सीख रहे हो तो तुम्हें बेटर करियर ऑप्शन मिलेगा। अर्निंग मोर, अब जाहिर सा बात है कि तुम बहुत अच्छा करियर ऑप्शन देख रहे हो, तुम्हारे पास इतनी हाई लेवल की स्किल्स है, तुम्हारा परफॉर्मेंस इतना अच्छा है, तो तुम्हें ज्यादा पैसे भी मिलेंगे। फीवर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स। अब देखो ट्रेनिंग में क्या होता है ना कि एक इंसान को पहले ही मशीन के साथ तुम्हारी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स जॉब पोजीशंस में मशीनरी के साथ ट्रेनिंग करवाते हैं, तो जब वो इंसान रियल जॉब में जाके उस असली मशीनरी के साथ काम करेगा तो कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि पहले ही उसे उन डेमो मॉडल्स मशीन के साथ काम सिखाया गया। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि उन डेमो मॉडल्स मशीन को बोलते क्या है, ठीक है। वेस्टिब्यूल स्कूल ऑफ ट्रेनिंग, अभी देखना, इंक्रीजेस मोराल, ठीक है। मोराल कैसे बढ़ता है, ट्रेनिंग इंक्रीजेस द सैटिस्फैक्शन एंड मोराल ऑफ एम्प्लॉइज। ये तुम्हें मैंने पहले ही बताया कि जब उन्हें ट्रेनिंग मिलती है तो वो हैप्पी फील करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, अपना फुल प्रोडक्टिविटी देते हैं, ठीक है। अब देखो मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, तुम्हारे दो तरीके के मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग होते हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो ये चीज तुम्हें जॉब के साथ साथ सिखाई जाती है, मतलब एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में उसे उसके जॉब पीरियड के साथ ही साथ ट्रेनिंग भी दी जाती है। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मतलब उसे अपने काम से हटाकर कहीं और ले जाकर ट्रेनिंग देते हैं, उसे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं, ठीक है। चलो अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग में तुम्हारा क्या होता है, व्हेन एम्प्लॉयज आर ट्रेन्ड व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग द जॉब, ये मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। देन इट इज नोन एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अंडर दिस मेथड द एम्प्लॉयज लर्न बाय डूइंग। यहाँ पे एम्प्लॉय क्या करते हैं, लर्न बाय डूइंग, वो अपने जॉब के साथ ही साथ सीखते सीखते लर्न कर जाते हैं, ठीक है। दिस मेथड इज सुटेबल ओनली फॉर टेक्निकल जॉब्स, और ये मेथड किसके लिए सुटेबल है, ओनली फॉर टेक्निकल जॉब्स। ये सारे कीवर्ड्स तुम्हें लिखने होते हैं जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। एंड द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज एम्प्लॉयज कैन लर्न प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स व्हाइल वर्किंग ऑन द जॉब। और ये ऑन द जॉब मेथड का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है कि वो प्रैक्टिकल जॉब्स
वो प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स होता है उनको सीख जाते हैं वाइल वर्किंग ऑन द जॉब, ठीक है। द बिगेस्ट डिसएडवांटेज, और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है इसका, ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज दैट इट रिजल्ट्स इन द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। इससे बहुत ज्यादा रिसोर्स का वेस्टेज होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग से, ठीक है। तो 3 चीजें तुम्हें क्या क्या लिखनी पड़ती है। सबसे पहले ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता क्या है कि हम इसे अपने जॉब के साथ साथ ही करते हैं, इट इज लर्न बाय डूइंग। दूसरा, ये टेक्निकल जॉब्स के लिए परफेक्ट है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि हम इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करते करते जॉब के साथ सीख जाते हैं। और डिसएडवांटेज ये होता है कि इससे बहुत ज्यादा रिसोर्स वेस्ट होता है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा आता है द कॉमन एंड पॉपुलर टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग अंडर ऑन द जॉब मेथड्स। ऑन द जॉब मेथड्स में तुम्हारे कौन कौन से पॉपुलर टाइप के ट्रेनिंग्स होते हैं। सबसे पहला तुम्हारा आता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम भी तुम बोल सकते हो, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम भी बोल सकते हो, ठीक है। द वर्कर्स सीकिंग टू एंटर स्किल जॉब्स आर सेंट फॉर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, ठीक है। जिन वर्कर्स को भी एक स्किल जॉब सीखना होता है उनको हम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में भेजते हैं, विच इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड का सबसे पहला प्रोग्राम कौन सा है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। द मास्टर्स वर्कर परफॉर्म्स द जॉब एंड द ट्रेनी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि एक मास्टर वर्कर होता है, देखो हम लाइन पकड़ते जाना। मास्टर वर्कर होता है जो जॉब परफॉर्म करता है, और ट्रेनी कौन होता है, एक लर्नर होता है जो मास्टर वर्कर को काम करते करते देखता है, ठीक है। व्हेन द लर्नर लर्न्स ऑल द स्किल्स देन स्लोली ही स्टार्ट्स टेकिंग अप द जॉब स्टेप बाय स्टेप एंड द मास्टर वर्कर बिकम्स द ऑब्जर्वर। पहले क्या होता था, मास्टर वर्कर जॉब परफॉर्म करता था, ट्रेनिंग उसे ट्रेनी वर्कर लर्नर जो होता था उसे देखकर सीखता था। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ट्रेनी पूरा जॉब ले लेता है, पूरा स्किल सीख लेता है, ठीक है। और फिर जो ये मास्टर वर्कर होता है ये देखने लगता है। देखो, व्हेन द लर्नर लर्न्स ऑल द स्किल, मतलब ये ट्रेनी सारा स्किल सीख लेता है तो वो सारा जॉब ले लेता है, और धीरे धीरे जो वर्कर होता है वो उसे ऑब्जर्व करने लगता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इट इज सुटेबल फॉर पीपल सीकिंग टू एंटर स्किल ट्रेड्स। फॉर एग्जाम्पल, ये कौन कौन से लोगों के लिए परफेक्ट है, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, आयरन वर्कर्स, इन लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा सुटेबल है, ठीक है। उसके बाद सेकंड तुम्हारा आ जाता है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप समझाने की जरूरत, अभी अगले साल कॉलेज जाकर इंटर्नशिप करोगे। एंड इंटर्नशिप इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स इन द कॉर्पोरेट सेक्टर वेयर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स सेंड देयर स्टूडेंट्स टू वेरियस कंपनीज। अब इंटर्नशिप क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक अग्रीमेंट होता है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स के बीच में, किनके बीच में, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स के बीच में और कॉर्पोरेट सेक्टर के बीच में। जहाँ पे जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को सेंड करते हैं इन कंपनीज में, ताकि वहां से वो कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज सीखे, ठीक है। और उन्हें इन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स की तरफ से कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज मिल पाए, ठीक है। एंड अंडर दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम द ऑर्गेनाइजेशन गेट पीपल विद फ्रेश आइडियाज। अब देखो वही होता है इंटर्नशिप में, क्या होता है, स्टूडेंट्स जाते हैं कॉलेज, स्टूडेंट्स जाते हैं बड़े बड़े कंपनीज, विप्रो, इन्फोसिस के पास, ठीक है। वहां से वो फ्रेश टैलेंट, नए नए स्किल्स और एक अलग टेक्निकल नॉलेज सीख कर आते हैं। एंड द कंपनीज हैव टू पे अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ सैलरी विच इज कॉल्ड अ स्टाइपेंड, और फिर उन्हें स्टाइपेंड मिलती है। अभी कौन सा एक स्किन केयर ब्रांड 1 लाख रुपए का स्टाइपेंड दे रहे हैं, तो ये सारा क्या होता है, इंटर्नशिप होता है। इन द अदर हैंड द स्टूडेंट्स गेट चांस टू प्रैक्टिस इन अ रियल वर्क सिचुएशन। और इन्हीं सब चीजों से एक स्टूडेंट जॉब फ्रेंडली बन पाता है, उसे पता चलता है कि हम रियल वर्क कैसे करेंगे, नए नए प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करेंगे। इन शॉर्ट वी कैन से अंडर इंटर्नशिप द क्लासरूम सेशंस आर बेक्ड विथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो इन शॉर्ट क्या होता है, इंटर्नशिप में जो क्लासरूम सेशंस होता है हम उन्हें बेक करते हैं विथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। अब इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग क्या होता है, ये तुम्हें ओरिएंटेशन पता है, हम नए लोगों से मिलते हैं। इंडक्शन और ओरिएंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड वेलकमिंग एन एम्प्लॉय व्हेन ही फर्स्ट जॉइन्स द कंपनी। अब मैं एक फॉर एग्जाम्पल, मैं जा रही हूँ कहीं पे पढ़ाने, ठीक है, तो मेरा पूरा ओरिएंटेशन किया जाएगा कि हाँ ये हमारी न्यू मैम है, शी टीचेस वेरी वेल, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, उसे ओरिएंटेशन बोलते हैं, ठीक है। एंड गिविंग हिम द बेसिक इन्फॉर्मेशन ही नीड्स टू सेटल डाउन क्विकली एंड हैप्पीली टू स्टार्ट द वर्क, और फिर उसे सेटल डाउन करवा के जल्दी जल्दी वर्क स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम आर टू हेल्प द न्यू कमर टू ओवरकम हिज और हर शाइनेस। उसका शाइनेस, नर्वसनेस दूर करो, उसे अच्छे से सबसे मिलवाकर उसका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, उसका एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग और लॉयल्टी बिल्ड करो, टू इंश्योर दैट द न्यू कमर्स डू नॉट फॉर्म नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन और द जॉब। और न्यू कमर को फर्स्ट डे से ही एक नेगेटिव एटीट्यूड फॉर्मेशन ना हो जाए जॉब की तरफ या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, ठीक है। अब आता है हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखो तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, एज कंपेयर टू ऑन द जॉब ट्रेनिंग. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मीन्स ट्रेनिंग द एम्प्लॉय बाय टेकिंग देम अवे फ्रॉम देयर वर्क. ये मैंने तुम्हें बताया, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में उसे उसके काम वाले जॉब पोजीशन से कहीं और ले जाकर के काम सिखाते हैं. विच मीन्स एम्प्लॉयज आर गिवन अ ब्रेक फ्रॉम देयर जॉब एंड सेंटर ट्रेनिंग. अब यहाँ मतलब ये होता है कि एम्प्लॉय को अपने जॉब से ब्रेक दिया जाता है और उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है. दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज मोर सुटेबल फॉर मैनेजरियल जॉब पोजीशन एज कॉन्फ्रेंसेज एंड सेमिनार्स आर हेल्ड टू ट्रेन द मैनेजर्स. ये बहुत अच्छा होता है उन जॉब पोजीशंस के लिए जहाँ पे कॉन्फ्रेंसेज सेमिनार्स लिया जाता है उन्हें ट्रेन करने के लिए. ठीक है, द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडे, कॉमन एंड पॉपुलर टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग अंडर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड. कौन कौन से कॉमन और पॉपुलर टेक्निक है? वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, वेस्टिब्यूल स्कूल. अभी मैंने तुम्हें बोला ना, वेस्टिब्यूल स्कूल मीन्स डुप्लीकेट मॉडल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आंसर लिखोगे ये होनी ही चाहिए. तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग तुमसे हमेशा ऑफ द जॉब मेथड में ये वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग पूछता है. तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होता है? मतलब हम एक डमी मॉडल बनाते हैं. क्या बनाते हैं? डमी मॉडल, duplicate model of an organization. When experience and delicate machineries are involved, then employees avoid using on the job methods of training. देखो, जब बहुत सारी कॉम्प्लिकेट मशीनरीज इन्वॉल्व होती है एक काम में, मतलब किसी को काम सिखाना है, कोई भी एक ऐसा कंपनी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मशीनरीज है, वो मशीन्स बहुत एक्सपेंसिव होती है, उनके साथ डील करना डिफिकल्ट होता है, तो वहाँ पे हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं करते, हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग करते हैं. हम एक पूरा डमी डुप्लीकेट मॉडल बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन का और हम वहाँ पे एम्प्लॉय को ट्रेनिंग करवाने के लिए लेकर जाते हैं और सारा काम उन्हें उन डमी मॉडल्स के थ्रू सिखाते हैं. ठीक है, अ डमी मॉडल ऑफ अ मशीनरी इज प्रिपेयर्ड. ठीक है, एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओरिजिनल मशीनरी एम्प्लॉयज आर ट्रेन्ड ऑन डमी मॉडल. ओरिजिनल मशीनरी नहीं यूज करते क्योंकि वो एक्सपेंसिव होते हैं, डेलिकेट होते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम उनका डमी मॉडल बना के एम्प्लॉयज को ट्रेन करवाते हैं. समटाइम्स द अकाउंटेंट्स हु हैव टू मेक एंट्रीज इन द इन्वेंट्री रजिस्टर और कैश रजिस्टर आर फर्स्ट सप्लाइड द डुप्लीकेट रजिस्टर्स. जैसे कि अकाउंटेंट हो गया. ठीक है, अकाउंटेंट का भी जॉब एक बहुत डिफिकल्ट जॉब है. अब उन्हें सारी जो भी चीज़ होती है, खर्च, एक्सपेंस, इनकम, लॉसेस, सबको लिखना पड़ता है कैश बुक या रजिस्टर में, इन्वेंट्री वगैरह सारी चीज़. तो उन्हें ना हम डायरेक्ट ओरिजिनल रजिस्टर नहीं दे देते हैं, पहले हम उन्हें एक ऐसा डुप्लीकेट रजिस्टर देते हैं विद द सेम कॉलम्स एज द ओरिजिनल रजिस्टर, और उसमें भी सेम कॉलम्स होती है जो ओरिजिनल रजिस्टर में होती है. फिर वो इंसान जब उसके साथ फेमिलियर होने लगता है ना कि हाँ वो स्पीड सारी एंट्रीज लिख ले रहा है, तो फिर जाकर हम उसे न्यू रजिस्टर देते हैं. And when they become perfect in making entries in duplicate register, then they are landed over original register. Vestibule school is an off-the-job method of training which makes use of benefit of on-the-job method. ठीक है, vestibule school एक ऐसा off-the-job method है ट्रेनिंग का जो यूज करवा देता है बेनिफिट ऑन द जॉब मेथड का. मतलब कहीं ना कहीं हम डमी मॉडल बना रहे हैं, तो इससे तो दोनों चीज हो जा रहा है, ऑफिस में काम करने का भी फील आ जा रहा है और हम बाहर जाके भी काम करते रहे, तो दोनों बेनिफिट है. सो दिस वॉज your staffing chapter and I hope तुम्हें ये staffing chapter बहुत अच्छे से समझ आया होगा. टोटल इस चैप्टर में हमारे 44 स्लाइड्स थे and I hope तुम्हें ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा. अगर कोई भी डाउट है, एनी डाउट यू कैन पेस्ट इट ऑन द कमेंट सेक्शन. जैसे ही मैं देखूंगी यू विल गेट अ रिप्लाई. ठीक है, सो दिस इज आवर स्टाफिंग चैप्टर और उसी तरीके से आज तुम्हारा ये स्टाफिंग चैप्टर पूरा होता है. ठीक है, अब देखो चैप्टर 1 to 5 के लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोडेड है एंड तुम्हारा बिजनेस स्टडीज एग्जाम लास्ट में है 28 तक. चैप्टर 1 to 5 जब मेरे पास ये मेरा बोर्ड नहीं था तो मैंने तुम्हें वो टैब के थ्रू पढ़ाया. ठीक है, सो अगर तुम्हें ये बोर्ड के थ्रू चैप्टर 1 to 5 भी पढ़ना है, तुम्हारा एग्जाम लास्ट एग्जाम है बीएसटी का, तो मैं बीच में चैप्टर 1 to 5 के भी वीडियोस डाल दूंगी. बट मैंने जैसा बोर्ड में तुम्हें समझाया है, जो पीपीटीज बोर्ड में तुम्हें दिख रही है, वही टैब में भी पीपीटीज है. ठीक है, तो टैब वाली भी एक्सप्लेनेशन तुम्हें सही लगेगी तो तुम 1 to 5 चैप्टर के लेक्चर्स वहां से देख लेना. चैप्टर 6 से फ्रेशली यहाँ से स्टार्ट करो क्योंकि तुम्हारे हाई वेटेड चैप्टर्स यहीं से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, उधर तो तुम्हारे पास 2 ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एक सेकेंड चैप्टर और एक चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, 3 चैप्टर्स, बाकी तो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं. तो अब नई हमारी बिजनेस स्टडीज मैराथन में वीडियोस हर एक दिन गैप कर आ जाएगी. तुम्हारे और टोटल 6 चैप्टर्स बचे हैं स्टाफिंग के बाद, दैट इज डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन. कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो बहुत छोटा है, 10-15 मिनट का लेक्चर होगा. ठीक है, तुम्हारे जो 2 सबसे बड़े बड़े चैप्टर्स है वो है डायरेक्टिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ये 3 सबसे बड़े चैप्टर्स है, तो इनका भी वीडियो आ जाएगा. अगर 1 शॉट नहीं तो 2 पार्ट्स में हम वीडियो करेंगे कंप्लीट करना, क्योंकि 1 शॉट पता है बहुत लंबी लेक्चर हो जाती है. मैं भी पढ़ाते ना वो हो जाती हूँ, थक जाती हूँ.
पर कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए कुछ भी चलेगा, ठीक है। हम वन शॉट करना चाहेंगे, वन शॉट करेंगे, बट आई वांट कि तुम बिजनेस स्टडीज में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करो। और गाइस, जैसे मैं तुम्हें ये पढ़ाना फिनिश कर दूंगी ना, फिर हम केस स्टडी सॉल्व करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। तो 1 फरवरी से चैनल पे बिल्कुल अपडेटेड रहना, क्योंकि अकाउंट्स के साथ हम ये अपना बोर्ड सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अकाउंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो हर दिन आएगी इन दी फॉर्म ऑफ 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्कर क्वेश्चन, 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्कर क्वेश्चन, 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 मार्कर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो एक भी चीज मिस मत करना, क्योंकि अगर तुमने उतना ही कर लिया ना, तो 24 तारीख को अकाउंट्स के एग्जाम में तुम फोड़ कर आने वाले हो। पीएचई के लिए भी हम ऐसे कंपिटेंसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। तो 1 फरवरी से स्टे ट्यून्ड। वीडियोस हमेशा 8 से 9 बजे के ही टाइम फ्रेम में अपलोड होगी, तो तुम पूरा दिन पढ़कर उस टाइम पे वीडियोस देखकर एक्स्ट्रा लेवल ऑफ प्रिपरेशन कर सकते हो। और फिर जैसे हमारा बिजनेस का ये एक्सप्लेनेशन पार्ट खत्म हो जाएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन तक, वैसे हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।